Good morning to all of you. कल तक का क्लियर है? अपवाद तंत्र पूरा कंप्लीट हो गया था, है ना? अब उसमें से क्वेश्चन लगा के देखना, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं, है ना? अब हम लोग आज पढ़ते हैं मानसून। मानसून लाइव वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अपवाद तंत्र में सारा चीज क्लियर है? बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रीति साहू, नेहा जोगी, जागृति सोनी, लक्ष्मण कुमार। गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा नदी बोलते हैं, है ना? रशिका जी, गंगा नदी को पद्मा नदी बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, हो गया डाउट क्लियर? हाँ, चलो मानसून देखो, अब ध्यान से समझना, थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको शॉर्ट में समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा विस्तार से समझाना जरूरी। लिखेगा कोई नहीं, ठीक है? इसका पूरा नोट्स तो आपको पहले ही मिल चुका है, उसको पढ़ लेना, वही चीज जो बता रहा हूँ उसमें लिखा रहेगा। तो लिखेगा कोई नहीं, ध्यान से सिर्फ समझना है इसको, है ना? ध्यान से सिर्फ समझना है। नहीं, आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा रशिका मैम। गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है उसको पद्मा बोलते हैं, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है उसको जमुना बोलते हैं। दोनों के मिलने के बाद संयुक्त धारा को भी पद्मा बोला जाता है। पद्मा आगे जाती है और बराक या मेघना नदी जब उसमें आके मिलती है, मणिपुर से निकलने वाली बराक या मेघना नदी, तब जो संयुक्त धारा है उसको मेघना बोलते हैं और मेघना जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना? इस तरीके से बताया था मैंने। चलो ठीक है, अब इधर देखो, चलो मानसून। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, मानसून का अर्थ होता है मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन। इसको बोलते हैं मानसून। मौसम जैसे जैसे बदल रहा है, मौसम के बदलने के साथ हवा का जो डायरेक्शन है वो उसमें अपोजिट चेंज हो रहा है। ये वर्ड याद रखना, विपरीत परिवर्तन, परिवर्तन नहीं, विपरीत परिवर्तन, उसके अपोजिट चेंज हो रहा है। जैसे जैसे अभी मैं जब समझाऊंगा मैप से तो समझ में आ जाएगा। मौसम के अनुसार हवाओं की जो दिशा है वो विपरीत परिवर्तन, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रही है, उसको कहा जाता है क्या? मानसून। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। बेसिक मानसून के बारे में जानकारी दे रहा हूं, फिर डिटेल में समझाऊंगा। मानसून की खोज, ये पेपर में कई बार वन लाइनर में पूछ देता है। मानसून की खोज की थी हिप्पालस ने। मानसून की खोज की थी हिप्पालस ने, हर्षवर्धन के काल में किए थे। हर्षवर्धन का काल चल रहा था भारत में, उस समय हिप्पालस नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था? मानसून की खोज की थी। और मानसून का किताबों में पहली बार वर्णन, किताबों में वर्णन अल मसूदी ने किया था। अल मसूदी ने। तो मानसून की खोज हिप्पालस ने की थी, उस समय हर्षवर्धन का काल चल रहा था भारत में, और मानसून का किताबों में पहली बार वर्णन किया था अल मसूदी ने। अल मसूदी ने, ठीक। मानसून का अर्थ होता है हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन मौसम के सापेक्ष। चलो
अब समझो इसको, इसको तो पहले समझते हैं, पहले अर्थ को समझो क्या होता है। देखो पृथ्वी जो पृथ्वी है ये, ठीक। पृथ्वी में ये है जो है, ये वाला पॉइंट जो है वो नॉर्थ पोल है, और ये वाला जो पॉइंट है वो साउथ पोल है। तो यहां पे एक लाइन जाएगा, ये वाला लाइन, इस तरीके से ये एक लाइन है। इसको बोलते हैं प्रकाश वृत्त। प्रकाश वृत्त इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ये एक्सिस है, इसी को प्रकाश वृत्त कहते हैं। अब ये एक्सिस से 23.5 डिग्री पृथ्वी जो है वो झुका हुआ है। तो पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक तो वो अपने अक्ष के सापेक्ष, अपने एक्सिस के सापेक्ष इस तरीके से रोटेट कर रहा है, कौन सी दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में, ठीक। तो ये अक्ष के सापेक्ष ऐसे घूम रहा है, लट्टू के समान ऐसे घूम रहा है। तो इसके कारण तो इस गति को बोलते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति, रोटेशनल स्पीड, एक घूर्णन गति होती है और एक परिक्रमण गति होती है। तो जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, जो अपने एक्सिस के सापेक्ष घूम रहा है, उसके कारण दिन और रात होते हैं। जो भी हिस्सा सूर्य के सामने आया वहां दिन, और सूर्य का सामने नहीं आया, सूर्य के पिछला वाला हिस्सा क्या होगा, रात। तो पृथ्वी की जो गति है घूर्णन गति, उसके कारण दिन और रात होता है। और एक गति होता है परिक्रमण गति, जो सूर्य जो है, वो जो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, ऐसा गति कर रही है, चक्कर लगा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति बोलते हैं। तो उसके कारण से क्या हो रहा है, उसके कारण से मौसम में परिवर्तन होता है। तो घूर्णन जो गति अपने एक्सिस के सापेक्ष घूम रही है, उसके कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। और जो सूर्य के आसपास पूरा चक्कर लगा रही है, उसके कारण क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे कि सूर्य की लंबवत किरणें जिधर पड़ेंगी, है ना, जिस साइड पड़ेगी, जैसे कि ये दो गोलार्ध में बांटे हैं इसको, ये बांट दिए उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो सूर्य की किरणें, लंबवत किरणें, देखो कहीं पे आप जाओगे, यहां से यहां आपको पहुंचना है, तो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, सीधा वाला रास्ता सबसे करीब पड़ेगा। तो सूर्य जैसे उसी तरीके से क्या है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो सूर्य की किरणें जहां पर सीधी पड़ेंगी यानी लंबवत पड़ेंगी, वहां पर क्या होगा, गर्मी होगा, है ना, वहां पर गर्मी होगा। और सूर्य की किरणें जहां पर तिरछी पड़ेंगी, वहां पर क्या होगा, सर्दी होगा, ठंडी होगा। तो जो अब ये घूमने के कारण ही होगा ना, कहीं पे पास में पड़ेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि इधर, या मान लो चाहे सूर्य का किरण इधर दूर है, उतना ही पूरा ऐसा रहेगा। एक टाइम पर आता है, एक साइड सबसे, एक बार ऐसा आता है पूरे साल भर में, एक टाइम ऐसा आता है जब सूर्य के सबसे करीब रहता है पृथ्वी, और एक टाइम ऐसा आता है, एक दिन, जब सूर्य से सबसे दूर होता है पृथ्वी। तो उसी को अपसौर और उपसौर बोलते हैं। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसके कारण क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, गर्मी सर्दी हमको महसूस होती है ना। तो वो दोनों चीज हम लोग देखेंगे। अब देखो उपसौर और अपसौर क्या होता है। ये है पृथ्वी, सूर्य, ये वाला जो है वो क्या है, सूर्य, ये है पृथ्वी, और ये है पृथ्वी। ये वाला यहां से डिस्टेंस देखो, ये जो डिस्टेंस है, थोड़ा दूर बनाते हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा, ये पृथ्वी घूम रही है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, एक टाइम ऐसा आएगा
जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे करीब रहेगी, सूर्य के सबसे करीब रहेगी, इसी को बोलते हैं अपसौर, अपसौर, एफिलियन, अपसौर बोलते हैं इस कंडीशन को। जब पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के सबसे करीब होती है। एक टाइम ऐसा आएगा जो 3 जनवरी का टाइम है, यानी ये कब आता है, 4 जुलाई, ये भी याद रखना, 4 जुलाई को अपसौर होता है, जब पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के सबसे करीब होती है। और एक टाइम ऐसा आएगा 3 जनवरी को, जब पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे दूर होगी, पूरा चारों साइड में पूरा 360 डिग्री जब घूमेगी तो सबसे दूर इसी टाइम पे होती है। इसी को बोलते हैं उपसौर, उपसौर, पेरिलियन, पेरिलियन। ठीक, तो उपसौर अपसौर समझ में आ गया। जब सबसे करीब है उसको बोलते हैं अपसौर, ठीक है, और सबसे दूर है उसको क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। ठीक, तो ये होता है पूरा इस तरीके से। अब देखना, ये सन है, ठीक, और ये चारों ओर ऐसी घूमती हुई पृथ्वी है। ठीक, अब देखना यहां पर ये क्या होगा कि एक टाइम होगा, ये टाइम पीरियड को अपन देख लेते हैं, 21 मार्च, ये है 22 मार्च, ये है 23 मार्च, और ये है 21 जून, सॉरी ये होगा आपका 22, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, ये 23 सितंबर का समय होगा। सितंबर, और ये होगा 22 दिसंबर, दिसंबर। ठीक, अब देखो मार्च, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 सितंबर, पूरे साल भर का इसका रोटेशन पृथ्वी का। ठीक, मार्च में यहां पर रहेगी, जून में यहां पर जाएगी, सितंबर में यहां, और दिसंबर में यहां पर। अब देखो सूर्य की जो किरणें हैं यहां पर, ये प्रकाश वृत्त है, प्रकाश वृत्त के बाद अब यहां पर है क्या आपका नॉर्थ पोल, यहां पर क्या है नॉर्थ पोल, ये वाला डायरेक्शन में क्या है साउथ पोल। यहां पे बीच में आप देखेंगे इस तरीके से डिवाइड है भूमध्य रेखा एक्चुअल में। तो यहां पर 21 जून के कंडीशन में मुझे ये बताओ कि 21 जून को सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, बीच में भूमध्य रेखा पर, बीच में भूमध्य रेखा के बीच में पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ती हैं बीच में, है ना। तो भूमध्य रेखा पर यहां पर पड़ेंगी, तो यहां पर क्या होगा 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी। सूर्य की किरणें यहां पर पड़ रही, और यहां पर इस डायरेक्शन में जब होगा, यहां पे नॉर्थ पोल है, यहां पे साउथ पोल है, ये प्रकाश वृत्त है। तो प्रकाश वृत्त का तो कर काम नहीं है यहाँ पे भूमध्य रेखा है। तो सूर्य की किरणें आप देख लो खुद ही, यहाँ पे सीधे जाके सेंटर पे पड़ रही है सूर्य की किरणें। तो 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी भूमध्य रेखा पे, है ना। तो यहाँ पर पूरा जब घूमेगा यहाँ पर भूमध्य रेखा पे, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो भी देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं पूरे विश्व में, वहां पर क्या होगा 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की क्या होगी रात होगी। ठीक, और भूमध्य रेखा पर पूरे साल भर पृथ्वी की किरणें पड़ती हैं इसी तरीके से। इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो होता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, गर्म क्षेत्र होता है, बताया था आपको मैं, है ना। कटिबंध मतलब क्षेत्र, उष्ण मतलब गर्म। तो पूरे साल भर भूमध्य रेखा पर तो सूर्य की किरण पड़ ही रही है ना। देखो मकर रेखा पे साल भर नहीं पड़ती किरण, सीधी किरण। कर्क रेखा पर साल भर सीधी किरण नहीं पड़ती, केवल भूमध्य रेखा पर साल भर वर्ष भर किरण सीधी पड़ती है। इसलिए क्या होता है वहां पर वर्ष भर क्या होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का क्षेत्र।
पीछे। ठीक, तो चलो, तो यहां पर आपको बोलेगा कि दिन और रात की लंबाई समान किस तारीख को होगी, 21 मार्च और 23 सितंबर। पेपर में ऐसे ही पूछता है। अब इसके बाद देखो, यहां पर सूर्य की किरण, अब सूर्य जो है वो उधर से उत्तरायण होना चालू हो रहा है, तो ये जब इधर आना चालू हो रहा है, यहां से घूमते हुए मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, है ना, तो जब इधर आना स्टार्ट होगा पृथ्वी, तो इसकी किरण यहां पर सेंटर पे पड़ रही थी। अब बताओ कि जब इधर आएगी तो पृथ्वी की, सूर्य की किरण किधर पड़ना चालू होगी? भाई ग्लोब कहां है? यहां पे है अर्थ, इस तरीके से ऐसे। अब ये जो है सूर्य है, अब पृथ्वी आ रही है ऐसे, पृथ्वी ऐसा घूमना चालू हो रहा है, ये कर्क रेखा है, ये सॉरी भूमध्य रेखा ये। तो अब आप खुद अपने अंदाज से बताओ कि सूर्य का जो है वो किरण उत्तरी गोलार्ध पे पड़ना चालू हो रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध पे पड़ रहा है? सीधा किरण किधर पड़ रहा है? अरे भाई यहां पे बीच में पड़ रही है अभी। ठीक, अब जब इधर ऐसे आएगी तो सूर्य की किरण किधर ज्यादा जाएगी? उत्तर में जा रही है ना, लंबवत सीधी किरण। तो यहां पे देखो दक्षिण में तो तिरछी पड़ेगी, ये तो तिरछी आएगी, तिरछी। तो सूर्य की किरण जो है यहां पर पड़ रही है। अब ये सूर्य अपने जगह पे है, सूर्य नहीं हिल रहा है, अब ये पेन सूर्य है सर, समझो। चलो अब इधर जा रहा है, तो सूर्य की किरण किधर पड़ रही है? उत्तरी गोलार्ध में। तो जब मार्च के बाद, मार्च से आगे बढ़ेगा, मार्च के बाद पृथ्वी जो है वो इधर आती जाती है जब, तो सूर्य की किरण उत्तरी गोलार्ध में पड़नी चालू होती है, उत्तरी गोलार्ध में पड़नी चालू होती है। ठीक, तो यहां पर मार्च से लेके देखेंगे जून, और जून से लेके देखेंगे सितंबर, ये पूरे 6 महीने में, पूरे 6 महीने में उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरण कैसी पड़ेगी? सीधी पड़ेगी। और दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की किरण कैसे पड़ेगी? तिरछी पड़ेगी। यहां पे तिरछी पड़ रही है, सीधी नहीं पड़ रही है सूर्य की किरण। ठीक, इसलिए पूरे 6 महीने की अगर बात करेंगे हम, पूरे 6 महीने, मार्च से लेके सितंबर तक, मार्च से लेके सितंबर तक के कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई क्या होगी? दिन की लंबाई सीधी पड़ रही है उत्तरी गोलार्ध में, दिन की लंबाई बड़ी होगी, दिन बड़े होंगे, है ना, दिन की लंबाई अधिक होगी, दिन बड़े होंगे, दिन बड़े होंगे, और रातें छोटी होंगी, रातें छोटी होंगी। जैसे कि देखो यहां पर ये प्रकाश वृत्त में बांट दिए। अब यहां पे भूमध्य रेखा को काटना है। भूमध्य रेखा एक्चुअल में ऐसा गया है, ऐसा भूमध्य रेखा, और ये बीच में काटा है इसको, ये प्रकाश वृत्त एक दूसरे को बीच में काटता है। अब यहां पर सूर्य है, इसकी किरण उत्तरी गोलार्ध पे पड़ रही है। यहां पे आप देखो, अगर मैं और लाइन खींचूं इसमें, तो दिन की लंबाई यहां पर अधिक होगी, रात की लंबाई यहां पे कम होगी। दिन की लंबाई यहां पे देखो, दिन बड़े हैं, रातें छोटी होंगी। यहां पे इसमें एक्चुअल में दिखेंगे कि नहीं, इसको मैं ऐसे बनाऊं थोड़ा, प्रकाश वृत्त। अब देखो यहां पे ये दिन है, ये रात है। तो यहां पे देखो, यहां पे भूमध्य रेखा से उधर जाने पर दिन की लंबाई देखो, दिन बड़े हैं और रात छोटी है। और यहां पर क्या है, पूरा नॉर्थ पोल पे पूरा दिन होगा, दिन की लंबाई बढ़ रही है, रात की लंबाई छोटी हो रही है। भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। उसके बाद उधर जाओ तो 10 घंटे का, यहाँ पे 14 घंटे का क्या होगा, दिन होगा, यहाँ पर 10 घंटे की रात। उसके बाद आगे बढ़ाओगे 16 घंटे के दिन, यहाँ पर 8 घंटे की रात। उसके बाद 24 घंटे का, मतलब 16 के बाद 18 कर दो, 18 घंटे का दिन, और इधर क्या होगा, 6 घंटे की रात। उसके बाद 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, और यहाँ पर 4 दिन, 4 घंटे की रात। और यहाँ पर आप देखेंगे पूरा 24 घंटा दिन ही रहता है 6 महीना, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं पूरे 6 महीना। पूरे 6 महीना उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण पड़ रही है, इसलिए पूरे 6 महीना
यहां पर नॉर्थ पोल पर पूरे 6 महीना क्या रहता है, दिन। और साउथ पोल पर यहां पर आप देखो सूर्य की किरण यहां पर पड़ पाएगी क्या, क्यों, क्योंकि ये प्रकाश वृत्त जो है वो 2 बराबर भागों में बांट देता है पृथ्वी को, इसलिए यहां तक तो आएंगी सूर्य की किरण, ये किरण जो यहां तक तो आएगी, लेकिन साउथ पोल तक पहुंच पा रही है क्या, नहीं। तो पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके होने के कारण, और ये प्रकाश वृत्त है यहां पर 2 भागों में बांट रहा है, और मेन रीजन तो पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके रहने के कारण 24 घंटा दिन होता है 6 महीना। नॉर्थ पोल पे पूरा क्या होगा, 24 घंटा दिन होगा, रात होता ही नहीं है 6 महीने, है ना। और साउथ पोल पर पूरा 24 घंटा क्या रहता है, रात। 6 महीने की बात कर रहा हूं मैं, अगले 6 महीने का बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं मार्च से कब तक का, सितंबर तक। तो 6 महीने का दिन होता है नॉर्थ पोल पर, और 6 महीने की रात होती है। क्यों होती है, क्योंकि पृथ्वी, अब मान के चलो पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी नहीं है, नॉर्थ पोल यहां पे है और साउथ पोल यहां पे है, अब क्या होगा 6 महीना। अगर ऐसा रहता तो क्या होता, दिन और रात होता, लेकिन 23.5 डिग्री चूंकि झुकी हुई है, इसलिए क्या होगा, नॉर्थ पोल पे पूरा 24 घंटा दिन होगा और साउथ पोल पे पूरा 24 घंटा रात होगा 6 महीने। तो नॉर्थ पोल पे जो देश है वो पूरा 6 महीना क्या रहता है, वहां पे दिन रहता है, और साउथ पोल पे जो भी देश है वहां पर क्या होता है, रात होता है पूरा 24 घंटा। इसी कारण साउथ पोल पे देश ही नहीं है, पूरा बर्फ जमा रहता है, पूरा क्या होता है, बर्फ जमा रहता है, क्योंकि धूप पड़ ही नहीं पा रहा है तो पूरा बर्फ ही रहेगा ना। ये होता है कंडीशन दिन और रात में। तो 23.5 डिग्री झुके होने के कारण क्या होता है, नॉर्थ पोल पे 24 घंटा दिन होता है 6 महीना और 24 घंटा रात। तो यहां पर और उत्तरी गोलार्ध में समझ में आया कि क्या होगा, दिन की अवधि क्या होगी 6 महीना, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण हो रहा है, इसी को बोलते हैं सूर्य का क्या होना, उत्तरायण होना, है ना। क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है, इसलिए सूर्य का उत्तरायण होता है। तो अब ये घूम रही है, इसी का कारण यहां पर जो उत्तरी गोलार्ध में जो देश है उसमें क्या होगा, यहां पर उत्तरी गोलार्ध में जो देश है उसमें क्या पाया जाएगा, ग्रीष्म ऋतु पाया जाएगा, गर्मी होगा। क्या होगा, 6 महीना यहां पर लगभग क्या होगा, गर्मी होगा। ठीक, अब क्योंकि भारत जो है वो क्या है, भारत कर्क रेखा पर स्थित है, तो जो यहां पर आएगा, अब ये वाला कंडीशन देखो, ये क्या है, ये जो है वो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के बाद यहां पे है क्या, कर्क रेखा, और ये जो है वो क्या है, मकर रेखा, और भारत की स्थिति है यहां पर। ये एक इमेजिनरी लाइन बना रहा हूं, यहां पर भारत की स्थिति है। तो जब यहां पर पृथ्वी जो है वो एक्चुअल में ये टाइम होता है, ये सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर 21 जून को, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी सीधी कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, अभी तक तिरछी पड़ती थी, है ना। उत्तरी को एक तो पहले याद रखना, पूरे 6 महीना सूर्य का किरण पूरा उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरायण। उसके बाद एक दिन याद रखना कब, 21 जून, 21 जून को सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा पर भारत भी स्थित है। तो भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे करीब है, इसीलिए सबसे बड़ा दिन होगा। सबसे गर्म दिन भी वही होगा 21 जून, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, सीधे में सबसे करीब होता है सूर्य, तो सबसे करीब है सूर्य, मतलब दिन क्या होगा, बहुत गर्मी वाला भी होगा और बहुत ज्यादा बड़ा दिन भी होगा। तो सबसे बड़ा दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। और अगर कहीं बोलेगा कि सबसे बड़ा दिन कब होगा पृथ्वी पर, मतलब भारत की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, कर्क रेखा पर जितने देश स्थित हैं सारे देश में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून पर सबसे बड़ा दिन। ये पेपर में कम से कम 5-7 बार आए हैं। 21 जून वो भारत में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा, और इसी दिन सबसे छोटी रात होगी। और इसी दिन अगर कहीं दक्षिणी गोलार्ध, अभी तो ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, यहां पे दक्षिणी गोलार्ध की मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध में इसी दिन, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी, है ना। तो ये होता है। तो अभी अब दक्षिणी गोलार्ध की बात ही नहीं करते अपन। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, जो देश है ये 6 महीने में वहां ठंडी पड़ती रही, क्योंकि सूर्य की किरण क्या पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, वहां पर प्रॉपर नहीं जा रही है वहां पे। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो देश है, मकर रेखा पे जो देश है, वहां पर क्या पड़ेगा, ठंड पड़ेगा ये 6 महीने। और भारत कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए क्या पड़ेगा, वहां पर गर्मी पड़ेगा। तो आप देख रहे हो ये मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, गर्मी पड़ रहा है, फिर अगले 6 माह देखेंगे सर्दी भी बताऊंगा। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ठीक, तो यहां पर ये हो गया उत्तरी गोलार्ध का कंडीशन मार्च से लेकर सितंबर तक। उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से जब आप पोल की ओर जाते जाएंगे, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये 6 महीना जब आप उत्तरी गोलार्ध में हैं, और उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता है,
उसके बाद जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे, मतलब नॉर्थ पोल की ओर जाते जाएंगे, दिन की लंबाई क्या होती जाएगी? दिन की लंबाई बड़ी होती जाएगी और रात की लंबाई घटती जाएगी, है ना, भूमध्य रेखा से जैसे आप उत्तरी ध्रुव की ओर जाते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा भारत में, है ना। और कर्क रेखा पे जो जो देश है वहां पे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरण 21 जून को लंबवत पड़ती है। ये पूरा हो गया कंडीशन 6 महीने का। अब इसी तरीके से ये नीचे आएंगी। अब फिर बताओ मेरे को, 23 सितंबर को सूर्य की किरण कहां पर पड़ेंगी? भूमध्य रेखा पर। फिर जैसे यहां पर सेंटर पे पड़ रहा था वैसे फिर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई? यहां पर बीच में पड़ेगा, यहां पर भूमध्य रेखा है। अब ये ऐसा था, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो भूमध्य रेखा पर फिर बीच में पड़ेगा सूर्य का किरण। तो 12 घंटे का क्या होगा और 12 घंटे का क्या होगा भूमध्य रेखा पर? तो भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात कब होता है? 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। बाकी तो ये 6 महीने में उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पड़ता है, पूरा 6 महीने, पूरा साल भर पड़ता है भूमध्य रेखा पर तो सूर्य का किरण, इसीलिए भूमध्य रेखा गर्म होता है ना। लेकिन बराबर बराबर 12 घंटे का दिन, बराबर 12 घंटे का रात कब होगा पूछेगा तो 2 दिन है, 2 दिन, एक 21 मार्च और एक क्या है 23 सितंबर। ये 2 दिन ऐसा है जहां पर 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे का रात होगा भूमध्य रेखा पर जितने देश है वहां पर। ये 6 महीने का कंडीशन किसको किसको समझ में आया मेरे बताओ एक बार पहले, उसके बाद अगले 6 महीने बढ़ेंगे। क्लियर समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट हो तो यहां पे पूछो, एकदम साफ साफ समझा रहा हूं आराम से एकदम। यहां पर पे क्या समझ में नहीं आया पूछो, एक एक चीज क्लियर होना चाहिए यहां पे। ये हो गया, अब आगे बढ़े अपन, आगे बढ़े। क्लियर, वो तो उपसौर अपसौर बताया था, ये अलग चीज है। ये सबसे पास होता है, ये सबसे दूर होता है। सबसे पास होता है वो कौन सा दिन है? 4 जुलाई। ये ऐसा पूछता है अपसौर की स्थिति क्या है, अपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होता है, जब पृथ्वी सबसे दूर होता है। और तीसरा ऑप्शन रहेगा जब कोई दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन दे देगा, 2 अलग ऑप्शन रहेगा, तो आपको बताना पड़ेगा अपसौर वो कंडीशन होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, ऐसा ये याद रखना है। अब पूछ सकता है ये कौन सा दिन होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे, अपसौर किस दिन होता है तो 4 जुलाई, उपसौर किस दिन होता है 3 जनवरी, ऐसा सवाल आएगा यहां पर से। ठीक, यहां पर देखो दिन की लंबाई बढ़े, हाँ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज, हाँ क्लियर है यहां तक। अब आगे का 6 महीना देखते हैं। यहां पर ये वाले चीज को याद रखना ना, मार्च से सितंबर की बात कर रहा हूं, फिर मैं किसकी बात कर रहा हूं? उत्तरी गोलार्ध की, देखो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाई जाएगी मार्च से सितंबर तक। आप लोग खुद महसूस करते होंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? दिन बड़े होंगे और रातें क्या होंगी? छोटी होंगी। जब जैसे जैसे भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल की ओर जाते जाएंगे, दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी, रात की लंबाई कम होती जाएगी, और नॉर्थ पोल पे पूरा 24 घंटे का क्या होगा? दिन होगा, पूरे 6 महीना। ये है पूरा मार्च से सितंबर तक की स्थिति। अब आगे बढ़ते हैं, इस साइड में लिख रहा हूं क्या, इस साइड अपन पढ़ेंगे क्या? ये मार्च से सितंबर तक की स्थिति हो गई, इस साइड पढ़ेंगे हम लोग सितंबर से ये फिर मार्च तक, सितंबर से मार्च तक। अब ये 6 महीना देखना, सितंबर से मार्च। और फिर यहां पर लिखते हैं अपन, यहां पर अच्छा यहीं पर सेम उत्तरी गोलार्ध की तो मैं बात कर दिया, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध भी तो बताना पड़ेगा। यहां पे ये कंडीशन है आपका उत्तरी गोलार्ध का, ये टांग दो उत्तरी गोलार्ध। अब यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में इसी कंडीशन में, मतलब मार्च से सितंबर, ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर दी अपन, और दक्षिणी गोलार्ध की भी तो बात कर लेते हैं। इस कंडीशन में दक्षिणी गोलार्ध पे क्या स्थिति रहेगी? दक्षिणी गोलार्ध पे क्या स्थिति रहेगी? अब बताओ आप लोग, दिन की लंबाई क्या होगी? दिन छोटे होंगे, दिन छोटी होगी, और रात की लंबाई क्या होगी? बड़ी होगी, है ना। रात की लंबाई क्या होगी? बड़ी होगी। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से इधर की ओर जाते जा रहे हैं, भूमध्य रेखा से आप जा रहे हैं इस साइड, ये देख लो, रात की लंबाई बढ़ती दिख रही है आपको? ये देख लो, ये काटा है ना, ये देखो इधर वाला लंबा लाइन है, इधर वाला छोटा लाइन है, तो दिन की लंबाई क्या हो रही है? कम हो रही है, और रात की लंबाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। मैं मानता हूं 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, 12 घंटे का दिन है यहां पर। अब यहां पर अगर इधर आते जाओगे
तो क्या होगा, 10 घंटे का क्या हो 14 घंटे का क्या होगा, रात होगा, और 10 घंटे की क्या होगी, दिन होगी। और आगे 16 घंटे की रात होगी, 8 घंटे के दिन होगा। उसी तरीके से साउथ पोल पे आप जाएंगे तो पूरा रात, 24 घंटे का रात। ये बढ़ते जाएगा और ये रात की लंबाई बढ़ रही है और दिन की लंबाई घट रही है यहाँ पर। तो ये कंडीशन आप समझ गए। यहाँ पर ये वाला दिन की लंबाई सेम 6 महीने के कंडीशन में दक्षिणी गोलार्ध पे दिन छोटे होंगे और रात बड़ी होंगी। क्यों होंगी, एकदम एकदम एग्जैक्ट समझ में है। अब आगे बढ़ते हैं, सितंबर से लेके मार्च तक। अब देखते हैं उत्तरी गोलार्ध, सितंबर से लेके मार्च तक हम लोग पढ़ते हैं पहले उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति रहेगी, उसके बाद हम लोग उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई क्या होगी और रात कैसे होंगी, छोटा होगा बड़ा होगा, ये देखना है हमको। अभी देख लेते हैं, चलो। अब सूर्य यहाँ पे है, अब जा रहा है, अब ये जो है पृथ्वी यहाँ पे है और अब ऐसे घूमना चालू हो रहा है पृथ्वी फिर से, तो यहाँ पर। तो अब मेरे को बताओ कि ये ऐसा है, ऐसा, सॉरी ऐसा। अब यहाँ पर ये है आपका भूमध्य रेखा, लाल कलर का बना हुआ है। भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ रही है 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। अब ऐसा जाना चालू हुआ, ये ऐसा ऐसा ऐसा। तो अब बताओ उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का किरण है लंबवत है कि दक्षिणी गोलार्ध पे है, दक्षिणी गोलार्ध पे है ना। अब ये यहाँ पर भूमध्य रेखा है तो इससे नीचे साइड पड़ेगा सूर्य का किरण, है ना। तो जब नीचे साइड पड़ेगा तो इसी को क्या बोलते हैं, सूर्य का दक्षिणायन बोलते हैं। सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पे पड़नी चालू हो रही है। तो अब जब ऐसे जाएंगी सूर्य की किरण तो दक्षिणी गोलार्ध पे पड़नी चालू होंगी। अब दक्षिण में चला गया, दक्षिण में चला गया, दक्षिण में चला गया, अब दिसंबर आ गया। अब यहाँ पर देखो, दिसंबर के टाइम पे यहाँ पर है आपका भूमध्य रेखा, ये वाला है आपका भूमध्य रेखा। दिसंबर में 22 दिसंबर का टाइम है, दक्षिणायन होना चालू हो रहा है। अब जब दक्षिणायन होना चालू हो रहा है तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसा प्रकाश वृत्त है, ये है आपका नॉर्थ पोल और यहाँ पे है आपका साउथ पोल। तो जब सूर्य की किरणें दक्षिण दिशा में पड़ना चालू हो रही है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़नी चालू हो रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण कैसी पड़ रही है, तिरछी, सीधी तो पड़ नहीं रही है। तो जब तिरछी पड़ेगी उत्तरी गोलार्ध में तो वहां पे गर्मी कैसे होगा, वहां तो ठंडी होगा, क्योंकि तिरछी पड़ रही मतलब सूर्य की किरणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। जैसे कि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में लंबी दूरी तय करनी पड़ रही थी, उत्तरी गोलार्ध में सीधे पड़ रही थी किरण, मतलब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के पास था और दक्षिणी गोलार्ध दूर हो रहा था, इसलिए क्या हो रहा था, रात हो रहा था। और जैसे रात हो रहा था दिन की लंबाई घट रही थी, तो इधर क्या हो रहा था, दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी। क्योंकि गर्मी क्यों पड़ रहा था उत्तरी गोलार्ध में और भारत में क्यों गर्मी पड़ता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सूर्य से पास होता है उत्तरी गोलार्ध, मतलब मैं एकदम शॉर्ट में अगर बात करूं, है ना, सूर्य से पास होता है। मान लो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, मान लो सीधी पड़ती मतलब कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तो गर्मी पाया जाता है। अब यहां पर उत्तरी गोलार्ध में तिरछा पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, भारत है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, भारत तक पहुंचने के लिए सूर्य को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी सूर्य की किरणों को, इसलिए भारत में क्या होगा, बाकी 6 महीने ठंड होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा पर स्थित देश है वहां क्या पाई जाएगी, गर्मी, क्योंकि मकर रेखा पर सूर्य की किरण क्या पड़ रही है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है। और एग्जैक्ट 22 दिसंबर को यहां पे मैं मकर रेखा खींच रहा हूं, यहां पे मैं कर्क रेखा खींच रहा हूं, तो सूर्य की लंबवत किरणें यहां पर आप देखेंगे जब, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत किरणें कहां पे पड़ रही हैं, ये देख लो खुद ही आप। 22 दिसंबर को एग्जैक्टली सूर्य की किरणें, लंबवत किरणें, सबसे लंबवत सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ रही। तो मकर रेखा पर जो भी देश स्थित है 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। और यहां पर मकर का, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो भी देश है वहां पर क्या पाई जाएगी, गर्मी पाई जाएगी। और उत्तरी गोलार्ध में जो भी देश है ये 6 महीने में क्या पड़ेगा, वहां पर ठंडी पड़ेगा। सितंबर से लेकर लगभग फरवरी तक आप महसूस करते होंगे, है तो इतना, लेकिन भाई वो क्या हो गया आपका क्लाइमेट के कारण, अब भाई वर्षा कराने के मतलब कि जो ठंड के मौसम के लिए भी प्रॉपर एक चीजें चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, फॉरेस्ट कम होते जा रहा है, तो वो जो आप देख रहे होंगे प्रॉपर 4-4 महीने का मौसम अब नहीं होता है, अनबैलेंस हो जाता है, ठंड में पानी गिर जाता है, गर्मी सबसे ज्यादा पड़ रहा है, ठंड का मौसम एकदम 1-2 महीना बस ठंड का एहसास होता है, अच्छा तेजी का ठंड जो होता है, बाकी 2 महीना ठंड का है। तो वो इसके कारण नहीं है, वो तो आप क्लाइमेट को खराब कर दिए हो ना, फॉरेस्ट इतना कट रहा है, फॉरेस्ट में आग लग रहा है, जंगल में आग लग रहा है ना, कार्बन जो है इतना उत्सर्जन हो रहा है, प्लांट से कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, आपकी गाड़ियों से, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उसके कारण से मौसम जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है आपको, जो इस तरीके से। लेकिन एक्चुअल में यही है। अब आप बोलोगे मास्टर मार्च में तो ठंडी नहीं लगता मेरे को, तो वो अलग चीज है ना, तो वो आपका गलतियों के कारण है।
तो अब यहां पर देखो ये 6 महीना दक्षिणी गोलार्ध में, अब मैं उत्तरी गोलार्ध की बात करता हूं। उत्तरी गोलार्ध पे दिन की लंबाई क्या होगी? उत्तरी ये 6 महीने में दिन की लंबाई छोटी होगी और रात क्या होंगे? अब दिन छोटे हैं, रात बड़ी, मतलब ठंडी है। और क्या है? अब भारत कहां है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये भारत की स्थिति है। ये 6 महीने में दिन की लंबाई छोटी होती है, रात की लंबाई ज्यादा होती है। और इसी प्रकार से सेम मैं अगर बात करूं, सितंबर से मार्च तक की मैं बात करता हूं, दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध, यहां पर दिन कैसे होंगे? बताओ भाई, लाइव वाले भी बताओ। दिन की लंबाई बड़े होंगे और रात कैसे होंगी? छोटी होंगी। और अगर कहीं आपको पूछेगा पेपर में कि सितंबर से लेकर मार्च तक बताओ उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ता है कि सर्दी? मार्च तक उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ेगा और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगा। और ये बताओ कि दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध पे। उत्तरी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे बड़ा दिन 21 जून है ना। और यहां पर दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। और दिन और रात की अवधि बराबर कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इतना। हाँ ठीक, ऐसा। ये क्लियर है, समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मौसम में याद रखना, दिन और रात इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सूर्य अपने अक्ष पर घूम रहा है। और मौसम में परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि सूर्य पृथ्वी जो है, सॉरी, दिन, बैठो, दिन और रात इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। और ऋतुओं में परिवर्तन जो हो रहा है, गर्मी पड़ रहा है, सर्दी पड़ रहा है, वो क्यों पड़ रहा है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ये कारण, ये इतना, इसीलिए महाभारत बताए हूं। चलो आगे देखते हैं, अब मौसम पढ़ते हैं। चलो, तो भारत में देखो, भारत में पाया जाता है, हाँ चलो पूरे मौसम की क्रियाविधि पढ़ते हैं अपन। पूरे साल भर का मौसम समझते हैं। अब देखना, भारत में, भारत एक ऐसी जलवायु वाला देश है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ये तो सवाल पेपर इसी को पूछता है पहले तो, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जल, इसको बताने का जरूरत है उष्णकटिबंधीय क्यों बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्यों बोलते हैं, नहीं जरूरत। यहां पे देखो, यहां पे कौन सा पर्वत है? ये वाले क्षेत्र में बताओ, ये वाले क्षेत्र में कौन सा पर्वत है? ये वाले क्षेत्र में हिमालय पर्वत है। चीन, तिब्बत है ना। और ये जो ऊपर में जो नॉर्थ, यहां पर नॉर्थ रीजन में जो देश है उसमें यूरोपियन कंट्री भी आते हैं जहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर चीन, तिब्बत, यहां पर से आने वाली ठंडी हवाओं को जो हिमालय है वो क्या करता है? भारत में आने से रोक देता है। इसलिए हिमालय जो है वो जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है यहाँ पर। नहीं तो ये ठंडी हवाएं जब भारत में आती, भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती, लेकिन हिमालय यहां से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है, जिसके कारण से भारत में ठंड तो पड़ती है लेकिन असहनीय ठंड नहीं पड़ती है। जो यूरोपियन कल्चर है वहां पे विस्की पीने का, और आप देखेंगे रम पीते हैं वो लोग, तो वो लोग उनके कल्चर में है वो चीज।
क्यों पीते हैं? क्योंकि अपने आप को गर्म रखने के लिए पीते हैं वो लोग, नशा करने के लिए नहीं, उसमें ज्यादा नशा नहीं होता है। यहां के लोग साल भर पीते रहते हैं, वेस्टर्न कल्चर के कारण आधा, थोड़े थोड़े पार्टी में जाते, गर्मी के समय पी देते हैं। किसको देख के पीते हैं? कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के लिए पीते हैं, अच्छा लगता है, वो ग्लास रहता है तो प्रोफेशनल समझते हैं अपने आप। ऐसा होता नहीं है, वो वेस्टर्न कल्चर आप अपना रहे हो तो वो देखो, कल्चर डिपेंड ऑन ज्योग्राफी, कल्चर डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफिकल कंडीशन। जिस देश की जैसे क्लाइमेट कंडीशन है, वहां की जो कल्चर है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। वहां के कल्चर में है वो पीना, ड्रिंक लेना, क्योंकि वहां ठंडी इतना पड़ता है कि हालत खराब हो जाता है, इसलिए वो लोग ड्रिंक करते हैं। यहाँ के लोग गर्मी में काहे ड्रिंक करते हैं? तो ये देखो, ये जो हिमालय है जलवायु विभाजक की भूमिका निभा रहा है। ठंड से यहाँ से जो हवाएं आती हैं, सर्दी हवाएं, उनको हिमालय यहाँ पर आने से रोक देता है। अब पूरे मौसम की क्रियाविधि देखते हैं पूरे साल भर। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन ठंड से स्टार्ट करते हैं। देखो, भारत में मानसून कितने प्रकार का पाया जाता है? दो प्रकार का मानसून पाया जाता है। एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून, और एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो वो, चूंकि ये मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम से दिशा से और भारत में प्रवेश करती हैं, तो इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। और एक होता है उत्तर पूर्वी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में जो वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है, गर्मी के बाद जो वर्षा होती है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण है। मतलब मान के चलो आप, मार्च से लेके ये सितंबर तक वर्षा करती है पूरा। और उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर से लेके, इसके कारण वर्षा होती है फरवरी तक, मानसून होती फरवरी तक लगभग वर्षा होती है। ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है, मतलब लौटता हुआ मानसून भी इसको कहते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून पढ़ेंगे। देखो, पहले ठंड के मौसम में मौसम की क्रियाविधि देखते हैं। ये आपका यहां पर अपन देखेंगे दिसंबर से लेके फरवरी तक, ये कौन सा मौसम है? सर्द ऋतु। अब वापस यहीं पे आएंगे, नवंबर तक का पूरा साल भर का मौसम देखेंगे कैसे कैसे आता है। तो दिसंबर से लेके लगभग फरवरी तक का मौसम देखो। दिसंबर से फरवरी तक जो भारत में जो वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा बोलते हैं इसको, ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। किसके कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ। इसको कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं इसको। ये क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? तो ये भारत है। भारत के इस साइड आप देखेंगे तो काला सागर है, सॉरी भूमध्य सागर है। तो ये भूमध्य सागर है, ये काला सागर है और ये कैस्पियन सागर है। तो भूमध्य सागर से हवाएं उठती हैं ऊपर, ठीक है, भूमध्य सागर से हवाएं उठी और वो किधर चली गई? इधर दाईं ओर चली गई। अब यहां पर कौन सा सागर है? काला सागर। और ये कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। तो यहां पर से कैस्पियन सागर, यहां पर ये ऊपर में ये हवाएं जो है वो मानसूनी हवाएं आगे बढ़ रही हैं भारत के साइड में, और यहाँ काला सागर से वो क्या जल को अवशोषित कर ली, अपने एब्जॉर्ब कर ली। उसके बाद कैस्पियन सागर से जल को एब्जॉर्ब कर ली और वो कहां प्रवेश किया? उत्तर भारत से। उत्तर भारत से कहां प्रवेश की? भारत में प्रवेश की। ऐसा ये प्रवेश कर रही है इधर पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो हवाएं हैं वो यहां पर से काला सागर और कैस्पियन सागर से
वर्षा के जल को एब्जॉर्ब कर ली है और यहाँ पर भारत में प्रवेश कर दी। और भारत में प्रवेश कौन सा माह का बात कर रहा हूं मैं, दिसंबर से फरवरी तक का। अब यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर सबसे पहले हवाएं तभी वर्षा करती हैं जब उसको पहाड़ मिलेंगी। देखो क्या होता है, इसको पहले समझो, ये पहाड़ है, कैसे वर्षा कैसे होती है पहले ये ध्यान से समझना, उसके बाद मैं समझाता हूं कि वर्षा क्यों होगी। ये पर्वत है, ये सागर है, यहां पे सागर है। देखो हवाएं चल रही हैं ऊपर से, हवाएं जब तक जल को अवशोषित नहीं करेंगी, एब्जॉर्ब करती हैं जल को। ऊपर से हवाएं चल रही है, नीचे से क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। अब अपने साथ हवा, वो नमी युक्त हवाएं हैं, उसमें नमी है, उसमें नमी तभी आएगी जब नीचे पानी मिलेगा उसको, जब नीचे सागर मिलेगा या सागर के साथ नदियां मिलेंगी उसको, तब पानी को एब्जॉर्ब करेंगी कौन, हवाएं। अब ये पानी को एब्जॉर्ब कर ली है, अपने साथ है। अब ये कब फूटेगी, कब गिरेगी, जब सामने में कोई क्या मिलेगा, ऑब्स्टेकल मिलेगी। जब फ्लो हो रही है तो थोड़ी गिरेगी, जब उसको मिलेगा क्या, पहाड़। तो अब इन हवाओं को क्या मिलेगा, पहाड़। तब पहाड़ मिलेगा तब वहां पे गिरेंगी, पहाड़ नहीं मिलेगा तो नहीं गिरेगी। समुद्र नहीं मिलेगा तो खाली सरफेस से जा रही ऊपर से, तो वो नमी है ही नहीं, वाटर है ही नहीं उसके साथ, तो वर्षा नहीं कर सकती। अब यहां पर पहुंची, अब यहां पर जब अब पहाड़ मिलता है तो क्यों वर्षा होता है, जब पहाड़ आया तो ये हवाएं सीधी जा पाएंगी क्या, क्रॉस कर पाएंगी क्या, नहीं। तो ये क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी। अब जब ये ऊपर उठेंगी तो क्या होता है, इनमें एडियाबेटिक टेम्परेचर डिक्रीमेंट होता है। एडियाबेटिक ताप ह्रास बोलते हैं, एडियाबेटिक क्या कहते हैं, ताप ह्रास बोलते हैं इसको। एडियाबेटिक ताप ह्रास होता है, एडियाबेटिक टेम्परेचर डिक्रीमेंट होता है। जब ये हवाएं ऊपर उठेंगी तो इसमें जो जलवाष्प को अवशोषित की है, वो उनका वेट ज्यादा होता है, वो ऊपर नहीं उठ पाएंगी, उसको छोड़ देगी नीचे में, और ये हवाएं जो है क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी। तो चूंकि वो जलवाष्प जो ग्रहण की है, जिसका वेट ज्यादा है, उसको क्या किए, नीचे छोड़ दी। इसके कारण से आपको क्या मिला, वर्षा मिला। अब वो बहुत सारा पानी को एक साथ घेरे हुए है, लेकिन हमको बूंद के रूप में मिलता है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही होती है, तो छोटे छोटे डिवाइड हो जाती है ड्रॉपलेट्स में, इसलिए हमको किस रूप में मिलती है, वो जल बूंदों के रूप में। नहीं तो क्या पानी, बादल फटा मतलब क्या एक साथ पानी ऐसे बाल्टी टाइप का थोड़ी आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश में बहुत बादल फटता है, तो बादल फटता है इसका मतलब ये नहीं कि पानी ऐसे सीधा बाल्टी टाइप का ऐसे उड़ेल देते हैं, वो भी ड्रॉपलेट के रूप में होता है, लेकिन बहुत तेज ड्रॉपलेट होता है। इतना एक दो ड्रॉपलेट के बीच यहाँ पर डिस्टेंस आप सेंटीमीटर में नापोगे तो ज्यादा रहता है इधर, लेकिन उधर जो हिमाचल प्रदेश में से बादल फट गया बोलते हैं, तो ड्रॉपलेट के बीच डिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा घनघोर वर्षा होता है। इसके कारण से वहां नदियां भी हैं, इसके कारण से बाढ़ बढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये हवाएं जो है ऊपर उठेंगी और अपने साथ जो जलवाष्प को ग्रहण किए हुए नीचे छोड़ देगी, इसलिए क्या होगा, वर्षा होगा। तो क्या क्या जरूरत पड़ा पानी गिरने के लिए, एक तो क्या होना चाहिए, समुद्र होना चाहिए या नदी होना चाहिए जो नीचे से जलवाष्प को ग्रहण कर सके, जो पानी हवा है वो। ऊपर से क्या मिलना चाहिए उसको, पहाड़ मिलना चाहिए, तब वर्षा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, अब देखो, तो ये अब ये सब मिल गया इसको, यहां से हवाएं उठी इधर गई, या काला सागर कैस्पियन सागर से जलवाष्प ग्रहण किया, यहां पर क्या मिल गया उसको, पहाड़। तो जो ये वर्षा करती है ठंड के मौसम में, इसीलिए यहाँ पर ये जो बोलते हैं ये हिमाचल प्रदेश, और बोलते हैं उत्तराखंड, और ये बोलते हैं जम्मू कश्मीर, ये तीन को बोलते हैं हिमालयी राज्य बोलते हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत का विस्तार है। तो हिमालयी राज्यों में जो ये जो जल बूंद है, जो आ रही है जलवाष्प इधर से पश्चिमी विक्षोभ, वो जो वर्षा करेगी वो बर्फबारी के रूप में होती है। हिमालयी राज्यों में क्या होता है, बर्फबारी, बर्फ के रूप में वर्षा होती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो बर्फ के रूप में वर्षा होती है। लेकिन जो मतलब कि पर्वतीय राज्य, मतलब कि गैर हिमालयी राज्य है, मैदानी राज्य है, जैसे कि पंजाब है, जैसे कि हरियाणा है, और ना पंजाब हरियाणा, ये वाला जो क्षेत्र है, वहां पर जल बूंद के रूप में वर्षा करती है पश्चिमी विक्षोभ ठंड के मौसम में। तो अगर यहाँ पर ये किसके रूप में वर्षा कर रही है, यहाँ पर ठंड में बर्फ के रूप में, इसीलिए सेब की खेती के लिए वो क्या होता है, उपयोगी होता है। बर्फबारी जो होता है, सेब की खेती इसीलिए वहां पर होती है। ठंड के मौसम में भी वर्षा कर रही है। अब ठंड के मौसम में वर्षा कर रही है तो ग्लेशियर में वो क्या हो रहा है, बर्फ जमा हो रहा है, पिघल तो पानी रहा है, और गर्मी के मौसम में वही बर्फ क्या हो रहा है, पिघल रहा है। इसलिए जो हिमालय से निकलने वाली नदियां रहती हैं वो गर्मी के मौसम में भी नहीं सूखती, क्योंकि ठंड के मौसम में वहां पर बर्फबारी होती है पश्चिमी विक्षोभ से, जिसके कारण से वहां पर बर्फ जो है इकट्ठा हो जा रहता है, और वही बर्फ गर्मी में पिघल के क्या होता है, नदियों में जाता है, और ग्लेशियर से तो नदियां निकलती हैं। इसलिए हिमालयी जो नदियां हैं वो वर्षा वाहिनी नदियां हैं, कल की क्लास में बताया था आपको, वर्ष भर उसमें जल का स्तर बना रहता है ना। तो जो उत्तर पश्चिम दिशा में जो ठंड के मौसम में वर्षा होती है, किस लिए होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इतना समझ में आया। तो ये हो गया आपका ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है वो।
क्या? ऐसे जाएगी ना, अगर चोटी मिली तो ऐसे जाएगी, पहाड़ तो ऐसे रहता है ना स्लोप उसका, ऐसे थोड़ी चला जाएगा। हम्म हम्म कैसे मतलब, क्यों, क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा हो आपको तो क्वेश्चन? हम्म क्योंकि देखो ये स्लोप है, ऐसा स्लोप है, आप मेरे को ये बताओ कि जो हवा आएगा वो जाएगा किधर? इधर ही तो एक डायरेक्शन बच जाता है, इधर ही तो बच जाता है जाने के लिए, और कौन सा जगह बचा जाने के लिए? हाँ तो टकराया फिर गया ना भाई, स्लोप अगर इधर है तो आप जाओगे तो किधर जाओगे? इधर ही जाओगे ना, पार थोड़ी कर दोगे, छेद थोड़ी दोगे उसको, तो नहीं छेद सकते, तो कैसे जाओगे? ऐसे ही जाएगा। तो ऑब्वियसली एक ही डायरेक्शन बच गया ऊपर, और ऊपर जाएगा तो वाटर ड्रॉपलेट को नीचे छोड़ देता है, जलवाष्प को नीचे छोड़ता है, इसी को बोलते हैं एडियाबेटिक टेम्परेचर डिक्रीमेंट, एडियाबेटिक ताप ह्रास। और कोई दूसरे डायरेक्शन में कहां जा सकता है? इतना समझ में आया? तो ये हो गया मौसम की क्रियाविधि, कहां दिसंबर से फरवरी तक। अब चलते हैं कहां, मार्च में चलते हैं, फरवरी के बाद चलते हैं मार्च। मार्च, मार्च में क्या होता है देखो, मार्च में क्या होता है, अब देखो यहां पर अच्छा एक चीज और देखना यहां पर, मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में क्या हुआ है? अब देखो यहां पे मार्च अप्रैल में क्या हो रहा है, सूर्य का उत्तरायण हो रहा है, सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तर, मतलब जो क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा है उससे उत्तर दिशा की ओर क्या पड़ रही है, लंबवत पड़ने की शुरुआत हो रही है। तो अब क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी, क्या टाइम है? चलो यहां पर उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, सूर्य की किरण जारी, तो अब उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ना चालू होगा, गर्मी, है ना? तो जब गर्मी पड़ेगी तो क्या होता है, जब गर्मी पड़ती है तो स्थल गर्म होगा, गर्मी पड़ेगा तो क्या होगा, यहां पर जो ये वाला सरफेस है, ये सरफेस है मान लो जाए सरफेस, तो गर्मी पड़ेगा तो सरफेस क्या होगा, गर्म होगा। अब गर्म होने से क्या होगा, हवाएं क्या होंगी, गर्म होकर हवाएं हल्की होती है, जो जब गर्म होती है तो हवाएं क्या हो जाती है, वेट कम हो जाता है, हल्की होंगी तो हवाएं किधर जाएंगी, ऊपर जाएंगी। तो यहां पर क्या होगा, ये हवाएं ऊपर गई, ये हवाएं ऊपर गई, तो यहाँ पे जहां से हवाएं ऊपर गई वहां पे क्या, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, खाली जगह क्रिएट हो गया। तो खाली जगह जब यहां से क्रिएट हो गया तो यहाँ पे आसपास की जो हवाएं हैं, हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती है। तो यहां पर ये बताओ कि यहां पर की हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ गई तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन गया, ये कौन सा जोन है, लो प्रेशर, प्रेशर कम हो गया। और इधर हवाएं हैं, डेंसिटी अच्छा खासा है नीचे में, यहाँ पर की हवाएं ऊपर उठी हैं जहां पे गर्म क्षेत्र है, तो जो ठंडी क्षेत्र है यहाँ पे हाई प्रेशर है, वहां की हवाएं इसको भरने के लिए आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि हवा किधर से ट्रेवल करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इधर की हवाएं किधर जाएंगी, इधर जाएंगी। तो यहीं पर इसीलिए क्या होता है, अब यहाँ पर मार्च में चूंकि क्या होता है, सूर्य का उत्तरायण होना चालू होता है, सूर्य का मतलब कि उत्तरायण होना चालू होता है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़नी चालू होती हैं, इसलिए मार्च अप्रैल के समय में क्या होता है, अब भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, यहां पर क्या हो रहा है, लो प्रेशर जो कम दाब का क्षेत्र क्रिएट होगा। तो यहां पर से जो चारों साइड से हवाएं हैं वो क्या करेंगी, इसी की ओर आने की कोशिश करेंगी। तो इसलिए क्या होगा, मार्च अप्रैल में क्या होती है, अंधड़ चलती है, इसी को बोलते हैं धूल भरी आंधी, धूल भरी आंधी। अब इसमें वर्षा क्यों नहीं करवा पा रही है ये आंधी, क्योंकि ये जलवाष्प ग्रहण नहीं किया है, जलवाष्प इसके पास नहीं है, क्योंकि ये समुद्र से ऊपर से नहीं आ रही है ये हवाएं तो सरफेस पे चल रही है, क्योंकि केवल लो प्रेशर जोन जो क्रिएट हुआ है उसको भरने के लिए आ रही है। तो मार्च अप्रैल के माह में क्या मरेगी, धूल भरी आंधी चलती है केवल। इसके बाद आ जाते हैं अप्रैल के बाद मई, मई के मौसम में,
मई के मौसम में क्या होता है, अब यहां पर आप देखना, थोड़ा आगे देखते हैं, यहां पर पढ़ाते हैं। ये है पृथ्वी और ये है स्थिति भारत की। यहां पर है भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा और ये है सूर्य। सूर्य की किरण एक तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है। अब धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को ऐसा वक्त आता है, 21 जून, जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी। लेकिन मई के मौसम में एक महीना पहले कर दो, एक महीना पहले यहां पे आएगी सूर्य की किरण, यदि यहां पे, तो मई के मौसम में अब जहां जहां सूर्य की किरण, यहां पर लो प्रेशर जोन था पहले, ठीक, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा था क्योंकि सूर्य की किरण यहां पे लंबवत पड़नी चालू हो रही थी, गर्म हो रही थी, हवा ऊपर उठ रही थी। अरे मार्च अप्रैल में तो पूरा उत्तर भारत में, मतलब ये पूरा ये वाले क्षेत्र में धूल भरी आंधी चल रही थी। अब ये लो प्रेशर जोन किधर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाते जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है नीचे आ रहा है, सूर्य की किरण यहां पर पहुंच रही, कर्क रेखा पर पहुंचना कोशिश कर रही है लंबवत, तो ये लो प्रेशर जोन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मई आ गया, मई में तमिलनाडु पहुंचेगा, 1 मई को, 5 मई को तमिलनाडु पहुंचा। अब आप बताओ, यहां पर अब धीरे धीरे कहां प्रवेश कर दिया वो लो प्रेशर जोन, सूर्य की किरण के साथ। जहां जहां सूर्य की किरण पड़ेगी वहां पे गर्मी पड़ेगी, जहां जहां पे गर्मी पड़ेगी वहां पर जो नीचे की हवा है ऊपर उठेगी, जहां जहां पे गर्मी पड़ेगी वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। लो प्रेशर जोन कहां पहुंच गया, कब पहुंचा, मई। अभी जून नहीं आया है, जून आएगा तब तो 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा ना। कर्क रेखा कहां है, यहां नहीं पहुंचा है, 5 मई, ध्यान देते सुनते जाना, 10 मई लो प्रेशर जोन, 15 मई, 20 मई, ये लो प्रेशर जोन किधर आ रहा है, दक्षिण भारत। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मई जून के महीने में, मई और जून, अब ये मई जून में यहां पर ये वाला जो लो प्रेशर जोन है ये बन गया क्या, लो प्रेशर जोन पूरा। अब यहां पर लो प्रेशर जोन है, तो ये लो प्रेशर जोन क्या करेगा, अपनी ओर हवाओं को क्या करेगा पूरा, अभी हवा यहां पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, मतलब क्या, खाली स्थान क्रिएट हो रहा है, आसपास की हवाओं को क्या करेगा, अपने साइड खींचेगा, जो गर्म हवाएं हैं उसको खींचेगा, तो आसपास से सारी हवाएं किधर आएंगी, सारी हवाएं इधर आएंगी, ये लो प्रेशर जोन को भरने के लिए आएंगी। तो मई और जून के मौसम में क्या होता है, लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं पूरे भारत में, और मुख्य रूप से उत्तर भारत में गर्म हवाएं चलती हैं मई जून में, उसको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। क्यों हवा चलती है, समझ में आया क्यों हवा चलती है, क्योंकि यहां पे क्या बन रहा है, ये इधर से घुस रहा है, इसमें सूर्य की किरण लंबवत पड़ रही है, हवा को, जो सरफेस की हवाएं, जो धरातल पे हवाएं हैं उसको गर्म कर रही हैं, गर्म करके ऊपर फेंक दे रही हैं, नीचे क्या बन जा रहा है, वैक्यूम, मतलब खाली स्थान बन जा रहा है, और हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्रिएट, लो प्रेशर जो नीचे बना, आसपास हाई प्रेशर है, वो भरने के लिए उसको भरो भरो करके आ गया, तो आसपास की हवा को खींच रही है, और आसपास चूंकि पूरा क्या है, सरफेस है, धरातल है, और यहां पर क्या है, गर्मी है, तो गर्मी से गर्म हवा को खींचेगा, तो चारों ओर गर्म हवा चलते रहता है पूरा, तो इसको क्या बोलते हैं, लू। क्यों समझ में आया क्यों लू चलता है, समझ में आ रहा है, ये लू चल रहा है। तो मई जून के मौसम में क्या चलेगा, पूरा उत्तर भारत में पूरा मुख्य रूप से क्या चलेगा, लू। तो कब लू चलता है, पेपर में पूछता है, मई जून के मौसम में लू चलती है, धूल मतलब कि गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको बोला जाता है क्या, लू। ठीक है, मई जून के मौसम में जो गर्म में हवा चलती है उसको क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। अब हो गया मई जून का मौसम, तो मार्च अप्रैल में क्या हुआ, धूल भरी आंधी चली। अच्छा ये बताओ, ये जब गर्म हवा आ रही है, वर्षा नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये लो प्रेशर जोन यहां तक की हवाओं को खींच ले रहा है, लेकिन इतना सशक्त नहीं है कि वो इसके ऊपर से आने वाली हवाओं को खींच दे। समुद्र के ऊपर से जो हवाएं चल रही है समुद्र के ऊपर, उसको खींच दे, ऐसा थोड़ी हुआ है, ये भी इतना पावरफुल नहीं है। ठीक है, तो ये यहां पर की हवाओं को तो खींच देता है, इधर जो सरफेस में हवाएं हैं उसको, लेकिन इसकी हवाओं को ये नहीं खींच पाता। अगर ये समुद्र से खींच देता हवा को, समुद्र के ऊपर में जो हवा है वो तो नमी युक्त हवाएं है ना, उनको खींच देता, और यहां पर पहाड़ मिल जाता तो वर्षा करा देता ये लू। लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि ये इन हवाओं को खींच दे, इसलिए यहां पर वर्षा नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं,
ठीक, अब मई जून हो गया, मई जून के बाद क्या हुआ, जून के बाद, अच्छा अब ये टाइम आ गया मई जून, ये मई का, हाँ हाँ, ये फ्लो हो रही है ना मैडम, नीचे में फ्लो हो रहा है ऐसे हिंद महासागर में। अब उसको बताऊंगा, अभी रुको थोड़ा सा, है ना, पहले इसको ध्यान दो। मई जून में लू चल रहा है, अब जून आ गया, 1 जून, 1 जून को आपको याद होगा, 1 जून को मानसून प्रवेश हो जाता है भारत में, 1 जून को, 1 जून का टाइम आ गया। मुख्य रूप से मई में चलता है ना, अगर आपको आप पेपर में आप पूछता है अप्रैल मई, मई जून ऐसा पूछता है, जून जुलाई ऐसा पूछेगा, जून जुलाई में तो क्या आ गया, वर्षा आ गया। अप्रैल मई में तो धूल भरी आंधी चलती है, तो लू कब चलती है, मई और जून, ऐसा लगाना, ठीक है। अब 1 जून का टाइम आ गया, कब आ गया, 1 जून, 1 जून को क्या होता है, 1 जून को जब यहां पर 20 मई है, 1 जून को कहां पर रहेगा, सूर्य का लंबवत किरण कहां पर पड़ रहा है, कर्क रेखा पे तो 21 जून को लंबवत पड़ता है, लेकिन अप्रॉक्स कर्क रेखा के थोड़ा आसपास पहुंच जाएगा, सूर्य का सीधा किरण पड़ेगा, तो यहां पे एकदम तगड़ा लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। अब ये लो प्रेशर जोन धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, यहां पर जो लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है वो क्या होते जा रहा है, पावरफुल होते जा रहा है, क्योंकि सूर्य की किरण धीरे धीरे जितना ज्यादा ये गर्म होगा उतना ज्यादा हवाएं ऊपर उठेंगी, उतना ज्यादा भरने के लिए आसपास से हवाएं आएंगी, उतना ज्यादा, जितना ज्यादा लो प्रेशर, जितना ज्यादा गर्मी यहां पर पड़ेगा उतना ज्यादा हवाओं को खींचेगा वो, क्योंकि वो गर्म होकर हवाएं उतनी तेजी से ऊपर उठेंगी और उतनी ही तेजी से आसपास की हवाओं को खींचेंगी। तो धीरे धीरे ये लो प्रेशर जोन क्या होता है, ये लो प्रेशर जोन इतना पावरफुल हो जाता है, धीरे धीरे इसका पावर बढ़ता जा रहा है कि ये इधर से आने वाली हवाओं को भी क्या करने लगता है, अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को भी खींचने लग जाता है। तो अब ये जो लो प्रेशर जोन है वो 1 जून को इतना पावरफुल हो चुका है कि वो अरब सागर से आने वाली हवाओं को क्या करे, अब खींच ले। अब क्या करेगा ये, यहां पर देखो, ये होता है एक चीज याद रखना, इसको बोलते हैं व्यापारिक पवनें। ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें। देखो व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, यहां पर फेरल का नियम कहता है, ये एस बनाना, फेरल के नियम, फेरल का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने किस ओर मुड़ जाती हैं, बाईं ओर, और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर। अब देखना यहां पर ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा से इधर जो हवाएं हैं, कर्क रेखा से इधर इधर आती हवाएं, कर्क रेखा से किधर आ रही है, इस साइड आ रहा है हवा, हवा कर्क रेखा से उठा, कर्क रेखा से हवा इधर गया और इधर जाता है ऐसे हवा कर्क रेखा से उठ के, तो कर्क रेखा से जो हवा इधर आ रही है ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। तो कर्क रेखा से आप सोचो ऐसा, कर्क रेखा से अपनी ओर उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दायां, उत्तरी गोलार्ध में दायां, तो ये हवा किधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, कर्क रेखा से आने वाली हवाएं दाएं मुड़ जाती हैं तो ये इधर मुड़ेंगी, और यहीं पर जो मकर रेखा है वहां पर से जो हवाएं भूमध्य रेखा की ओर जा रही हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किस ओर मुड़ती है अपनी, तो ये हवा ऊपर गया, अब बायां कौन सा है ये, तो ये हवाएं किधर मुड़ेंगी, इधर मुड़ेंगी, ये हवाएं इधर मुड़ रही, ये हवाएं इधर मुड़ रही, ये हवाएं इधर मुड़ रही। भारत का लोकेशन एकदम याद रखना ना, ये लोकेशन है भारत का, ये वाला। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं आ रही है इधर, अब ये कहां पहुंची, उत्तरी गोलार्ध में, ये हवाएं इतना लो प्रेशर, अब यहां पर क्या हो गया, कर्क रेखा पर 21 जून, 1 जून की बात कर रहा हूं, 1 जून पर ये लो प्रेशर जोन इतना पावरफुल हो गया है कि दक्षिणी गोलार्ध से हवाओं आने वाली हवाओं को क्या करेगा, ये खींचेगा, ये वाला जो हवा है ये खींचेगा, तो ये इधर तो जा रही है बाएं, लेकिन जैसे ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी ये किधर मुड़ जाएंगी, कौन सा मुड़ उड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी, अब ये हवाओं को खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है, इधर गया, ये हवाएं किधर मुड़ेंगी, दाएं ओर, दाएं ओर मुड़ गई, मुड़ गई कि नहीं मुड़ गई, हिंद महासागर से आने वाली जो हवाएं हैं वो दाईं ओर मुड़ गई। अब दाईं ओर मुड़ी तो ये किधर से प्रवेश की यहां पर, अब ये इधर से आ रही हवा, ये दक्षिणी गोलार्ध है, यहां से हवाएं आ रही है, और हवाएं किधर मुड़ेंगी, फेरल के नियम के कारण दाईं ओर मुड़ेंगी, ये मुड़ रही है, दाईं ओर मुड़ेगी फेरल के नियम के कारण,
और कोरियोलिस बल के कारण। देखो कोरियोलिस बल क्या होता है, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स ये कहता है, कोरियोलिस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि उत्तरी को, जैसे यहां पे देखो, जब तक वो बोलते थे कि जब तक भूमध्य रेखा पर हवा है तो तब ठीक है, अब भूमध्य रेखा से जैसे ही उत्तर की ओर जाएगा अपने एक्सिस से हवा इधर मुड़ते जाएगा, दूर होता जाएगा। वो कोरियोलिस सिर्फ ये बोले कि एक्सिस से हवा दूर होती जाएगी, दाहिनी ओर दूर होगी, मतलब कि दूर होती जाएगी। फ्लाइट भी ऐसी चलता है, फ्लाइट जब जाएगा ना तो वो अपना डायरेक्शन ऐसे रखेगा, क्योंकि वो जानता है जैसे ही मैं उत्तरी गोलार्ध में जाएगा ये अपने आप कोरियोलिस फोर्स के कारण फ्लाइट किधर चले जाएगा, दाएं चले जाएगा। तो कोरियोलिस ने क्या कहा, उत्तरी गोलार्ध में जो भी जाएगा, जो भी हवाएं जाएंगी वो अपने एक्सिस नहीं, दाहिनी एक्सिस से मुड़ जाएंगी, एक्सिस से दूर जाती जाएंगी। जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ पोल की ओर बढ़ती जाएंगी हवाएं, वैसे वैसे अपने एक्सिस से दूर होती जाएंगी, कहा कोरियोलिस ने। समझ में आया कोरियोलिस क्या बोला, दूर होती जाएंगी और दूर होती है और दूर होती जाएंगी, ये कहा कोरियोलिस ने। बाद में फेरल ने कहा भैया दूर होंगी तो कैसे, कौन से डायरेक्शन में, ये बताओगे, तो ये बताया कौन, फेरल बताया। बाद में आया फेरल, फेरल ने कहा भैया उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस ओर दूर होती हैं, दाहिनी ओर दूर होती हैं। तो कोरियोलिस फोर्स और फेरल का नियम लगभग क्या है, एक ही। फेरल ने सिर्फ ये बोला कि वो दाईं ओर मुड़ती है, भैया ये भी बताओ, नहीं तो किधर जाएंगे, सब लोग भटक जाएंगे उधर जाके। तो फेरल ने बोला कि ये दाईं ओर मुड़ती हैं, बोला सही है कोरियोलिस, लेकिन दाईं ओर मुड़ती हैं, इसको भी जान लो। तो उत्तरी गोलार्ध, वो बात वही है, फेरल का नियम और कोरियोलिस फोर्स लगभग एक ही। तो कोरियोलिस फेरल के नियम के अनुसार चूंकि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं कोरियोलिस फोर्स के कारण, तो पूछेगा पेपर में कि दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ती हैं कौन से नियम के अनुसार और कौन से बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण। समझ जाओगे। तो ये हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ के भारत में प्रवेश कर रही हैं। अब भारत में कौन से दिशा से प्रवेश कर रही है, भारत में कौन सी दिशा से प्रवेश कर रही है, भारत में कौन सी दिशा से प्रवेश कर रही है, अरे यार कौन सी दिशा से प्रवेश कर रही है, दक्षिण पश्चिम से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। ये लो प्रेशर जोन इतना फास्ट पावरफुल हो गया है अब, क्योंकि सूर्य की किरण बहुत जबरदस्त पड़ रही है, पास में है एकदम सूर्य का किरण, बहुत गर्मी पड़ रहा है, बहुत गर्मी पड़ रहा है, मतलब हवाओं को क्रिएट करके नीचे गर्म करके ऊपर उठा दिया है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है, इतना पावरफुल हो गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं को अपने ओर खींच दिया है, और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में पहुंचेंगी अपनी किस ओर मुड़ जाएंगी, तो इसलिए हवाएं इधर से आके ऐसे मुड़ जा रही हैं और भारत में प्रवेश कर रही है, इसलिए इसको बोला जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। समझ गए, लाइव वालों को अच्छे समझ में आया। 1 जून को हवाएं कहां पे टकराएंगी, अब इसको सबको मिटाओ। 1 जून को हवा अब कैसे प्रवेश किया समझ में आया। अब 1 जून को हवा केरल के कौन से तट पे टकराएगा, कौन सा तट बोलते हैं इसको, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, केरल के मालाबार तट से टकराएगा और जबरदस्त वर्षा करता है। अब अभी तक इसको पहाड़ मिला था क्या, अब इसमें आप बताओ, जो मैं बताया था बारिश कराने के लिए जरूरी होता है, इसमें है ये जो हवा आ रहा है उसमें हिंद महासागर और यहाँ पर अरब सागर, ये सब की हवा को अपने में समेटे हुए अपने नमी को, और इसको क्या मिलेगा, पहाड़ सबसे पहले केरल में, तो सबसे ज्यादा नमी युक्त हवाएं हैं, इसीलिए केरल में क्या होता है, ये वर्षा होती है। अब मानसून आ गया, क्या मानसून पूर्व प्रस्फोट बोलते हैं, मानसून पूर्व, मानसून के पहले, ये 1 जून की बात कर रहा हूं मैं। 1 जून को जो केरल में वर्षा होती है, एक्चुअल में मानसून आया नहीं है, मानसून के पहले की वर्षा है ये, जस्ट पहले की, इसीलिए क्या बोलते हैं, मानसून पूर्व प्रस्फोट बोलते हैं। कहां होता है, केरल के मालाबार तट। तो मालाबार तट पे जबरदस्त वर्षा करता है, लगभग 250 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा करता है, 250 सेंटीमीटर के आसपास। अब मैं आपको एक चीज बताया था जब मैं वेस्टर्न घाट पढ़ा रहा था, तो ये पूरा कहां से कहां तक फैला हुआ है, वेस्टर्न घाट ताप्ती नदी से कार्डमम पहाड़ी तक फैला हुआ है वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट ताप्ती नदी से कार्डमम पहाड़ी तक फैला हुआ है, तो मैं आपको बताया था इधर पर्वतों की ऊंचाई ज्यादा है, और जैसे जैसे पर्वत जो वेस्टर्न घाट उत्तर की ओर जाता जाएगा पर्वतों की ऊंचाई कम होती जाती है। तो जितना ऊंचा पर्वत होगा, जितना ऊंचा पर्वत होगा उतनी ऊंची वो हवा जाएगी और उतना वो बारिश करेगी। जितना छोटा पर्वत होगा, अब ये पर्वत छोटा है, यहां तक हवा गया, इसको पार कर दिया, यहां तक बारिश हुआ, लेकिन उसके बाद तो पार कर दिया उसको,
तो वो जितना कम छोटा पर्वत रहेगा, जितना ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई जितनी ज्यादा जिस क्षेत्र में होगी उस क्षेत्र में उतनी ज्यादा वर्षा होगी, जिस क्षेत्र में पर्वत की ऊंचाई जितनी कम होगी उतनी कम वर्षा होगी। तो यहां पर आप बताओ, यहां पर पर्वत की ऊंचाई ज्यादा है इसलिए इधर ज्यादा वर्षा होती है, और धीरे धीरे दक्षिण से पूर्व की, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर पश्चिमी घाट में वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, इधर से इधर, क्योंकि इधर का ऊंचाई ज्यादा नहीं है। तो ये पूरा पश्चिमी घाट पे 1 जून को मानसून प्रवेश करता है मालाबार तट पे, उसी तरीके से 2 जून, 3 जून, 5 जून, 10 जून, यहां तक पूरा क्या करे जाता है, यहां तक। ठीक, तो अब ये मानसून पूर्व प्रस्फोट हो गया। अब ये 1 जून से लेके पूरे भारत में 15 जुलाई तक लगभग पूरा, अब कहेंगे 1 जून से 15 जून है, पंद्रह जुलाई तक पूरा भारत में क्या होता है, वर्षा फैल जाता है। 1 जून से मालाबार से टकराया और पूरा फैल जाता है। ये जो लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, या ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं, ये लो प्रेशर को ITCZ, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या बोलते हैं, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये लो प्रेशर जोन जो क्रिएट हो रहा है इधर, जो खींच रहे हैं लोग, इसी को बोलते हैं क्या, ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। उष्ण कटिबंध का मतलब आपको समझा चुका हूं। चलो, तो ये 1 जून को, तो जो 1 जून को ये जो केरल के तट पे वर्षा होती है, 1 जून की स्थिति में जो केरल के तट पे जबरदस्त वर्षा होती है, इसी को बोलते हैं आम्र वर्षा या फूलों वाली वर्षा, या इसी को बोलते हैं मानसून प्रस्फोट। ठीक, या आम्र, जो मानसून के पहले की जो वर्षा है उसको बोलते हैं आम्र वर्षा या फूलों वाली वर्षा कहते हैं केरल में। उसी तरीके से जब ये पहुंचती है कर्नाटक में, आम्र वर्षा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आम की फसल के लिए लाभकारी होती है। उसके बाद जब ये कर्नाटक में पहुंचती है तो इसी को बोलते हैं चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा, चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा कहते हैं। ठीक, उसके बाद यही जब बंगाल में पहुंचती है, पश्चिम बंगाल में, यहां पे पहुंचती है पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में इसके कारण बहुत ज्यादा मानसूनी हलचल का केंद्र बन जाता है पश्चिम बंगाल। और चूंकि ये बैसाख माह में वहां पर क्या करती हैं, वर्षा करती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काल बैसाखी कहते हैं, काल बैसाखी। तो मानसून पूर्व हवाओं को केरल में क्या बोलते हैं, सीधा पूछेगा, कर्नाटक में क्या बोलते हैं पूछेगा, और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग इसके नाम। तो ये हो गया आपका 1 जून से। अब पूरा जून से लेके आप देखेंगे, अब इसका वर्षा का वितरण पूरा भारत में देखते हैं। अब आ गया दक्षिण पश्चिम मानसून। अब दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा यहाँ पे 250 सेंटीमीटर वर्षा की इधर गई, घुसने का चांस मिल रहा है क्या उसको अंदर, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर पूर्वी तट पे वर्षा होगा क्या, नहीं होगा, पूर्वी तट पे वर्षा नहीं होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, वो लौटते हुए मानसून से होता है, बाद में समझाऊंगा। इधर जा रहा है, घुसने का मौका कहां पर मिलेगा, अंदर घुसने का मौका कहां से मिलेगा, ये दे यहां से, यहां जगह है, पश्चिमी घाट जहां से खत्म होता है ताप्ती नदी के उधर वाला क्षेत्र। अब यहां पे इसको क्या मिलेगा, विंध्याचल, सतपुड़ा, इसकी भ्रंश घाटियां मिलेंगी, आसपास पहाड़ रहता है, बीच में नदियां जा रही है। अब यहां से पूरा जल ग्रहण किया हुआ है, इधर इधर जा रहा है, लेकिन चूंकि क्या हो रहा है, ये उधर जाते जाते अपना बहुत सारा नमी को तो यही पश्चिमी घाट में गिरा दिया है, तो वर्षा का वितरण कम होगा कि नहीं, कम सेंटीमीटर वर्षा करेगी कि नहीं करेगी। तो यहाँ पे वर्षा करती है ये 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा करती है। ये जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, वहां पर 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा करती हुई आगे बढ़ जाती है। अब ये धीरे धीरे मानसून को छोड़ रही है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी ये वर्षा करती, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीच में क्या आ जाता है, मैकल पर्वत श्रेणी। तो मैकल पर्वत श्रेणी इन हवाओं को छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने से रोक देता है। छत्तीसगढ़ में ये वर्षाएं दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं घुस पाता, इसलिए छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून से केवल 10% वर्षा होती है। जो 90% वर्षा होती है वो किधर से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून से तो होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से क्या होती है, केवल 10% वर्षा होती है। अरब सागर शाखा से 90% वर्षा होती है। लेकिन भारत में ये देखो, एक चीज और बताना, यहां पर जब ये दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं पहुंची तो 2 भागों में विभक्त हो जाती है। यहाँ पर प्रायद्वीप से एक शाखा बोलते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा, और एक शाखा इधर जा रही है, इसको बोलते हैं अरब सागर शाखा, है ना।
तो भारत में 90% वर्षा जो होती है वो किससे होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। 10% वर्षा जो होती है वो अरब सागर शाखा से होती है। ठीक, तो ये पहुंच गया अंदर, यहां पर रोक दिया। अब ये हवा किधर जाएगा? इधर जाएगा, तो इधर जाएगा। अब यहां पर क्या पहाड़ी मिलता है इसको? इधर तो घुसने का मौका मिल गया उसको यहां पर से। यहां पर गिर और मांडव पहाड़ी है गुजरात में। तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवाएं हैं वो जाके यहाँ पर टकराएंगी, तो गिर पहाड़ी से टकराएगी। तो ये वाला जो है यहाँ पर जो जहां पे मैं मार्क किया हूं वहां पर गिर फॉरेस्ट पाया जाता है, गिर के जंगल, एशियाई शेर पाए जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो गिर पहाड़ी के इधर जब आप देखोगे, गिर पहाड़ी के इधर देखोगे तो यहाँ पे जंगल बसा हुआ है, लेकिन गिर पहाड़ी के जस्ट पीछे गुजरात सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इसके पीछे वाला क्षेत्र क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्र है। वहां पर बाद में नहरों के माध्यम से और वाटर फैसिलिटीज के माध्यम, सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से जल पहुंचाया गया है। लेकिन गिर पहाड़ी के जस्ट दक्षिण में देखोगे तो घना जंगल है, लेकिन गिर पहाड़ी के उस पार देखोगे तो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। क्यों है? समझ में आया? क्योंकि ये मानसूनी हवाओं को ये गिर पहाड़ी गिरने घुसने नहीं दे रही है गुजरात में। लेकिन इस साइड देखोगे तो गिर का जंगल पाया जाता है। ठीक, अब इधर चली गई। अब ये मानसूनी हवाएं कुछ इधर जाएंगी और कुछ इधर भी तो आएंगी, तो यहाँ पे उसको क्या मिलेगा? यहाँ पे गुजरात से लेके दिल्ली तक क्या है? अरावली हिल मिला, गुजरात के पालमपुर से लेके दिल्ली के दिल्ली रीच तक। तो ये हवाएं जो यहाँ पर घुसी हैं वो इधर तो घुस जाएगी, इधर तो घूम जाएंगी। अब घूम के क्या मिल गया उसको? अरावली पर्वत मिल गया। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर पर क्या? दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। अब यहाँ पर माउंट आबू, तो यहाँ पर गुरु शिखर जो है वहां पर तो वर्षा करेगी वो, क्योंकि पहाड़ मिल गया और नमी युक्त हवाएं हैं, लेकिन वर्षा कर दी। लेकिन जो इसके पीछे वाला हिस्सा है उस पर कर पाएंगी क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अरावली पर्वत उसको पीछे जाने से रोक दिया। इसीलिए जैसलमेर, बाड़मेर, ये वाला जो हिस्सा है पूरी तरीके से अरावली पर्वत के पीछे वाला हिस्सा सूखाग्रस्त है। यहां पर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से अब यहां पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये वाला क्षेत्र सूखा पड़ता है और यहां पर जाके मानसून खत्म हो जाता है। यहीं पर अरावली रेंज, और ऐसा होता तो ये पूरे रेंज पे क्या होता? वर्षा होता। अब पहाड़ को उठा कैसे करके ऐसे नहीं रख सकते, ठीक है, इसीलिए नहर परियोजना चालू की है, ठीक है ना। तो यहां पर इसलिए नहीं जा पाता। ये है पूरा लगभग 14-15 जून के आसपास का स्थिति है ये। अब यहां पर चला गया, अब यहां चला गया और इधर लाके इसको रोक दिया। अब ये जो हवाओं की ये वाली शाखा है अरब सागर शाखा, इसको बंगाल की खाड़ी शाखा, बे ऑफ बंगाल, ये अरब सागर शाखा, तो ये बंगाल की खाड़ी शाखा है। वो उसको कहां पर जगह मिलेगा घुसने का? ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। यहां पर से ये जो पूर्वी घाट है ना, ये पूरा पूर्वी घाट है, ये उत्तरी सरकार तट है, ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है। अभी तमिलनाडु देखो कहां है, हाँ कहां, कितने लोग इसको पश्चिमी घाट का माने लिए थे टेस्ट में, वो ग्रुप में पूछ भी रहे थे। देखो ये हो गया पूर्वी घाट है, यहां पर जगह ही नहीं मिला इसको। कहां मिला? पश्चिम बंगाल से घुसती है ये अरब सागर शाखा जो है, पश्चिम बंगाल से घुसी, पश्चिम बंगाल से घुसेंगी, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से आगे यहां चले जाएंगी। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार, बिहार के पटना, पश्चिम बंगाल पटना, पटना से इधर चला गया इलाहाबाद, इलाहाबाद मतलब अभी क्या हो गया? प्रयागराज, प्रयागराज, और प्रयागराज के बाद चली जाएंगी लखनऊ। अब यहां तक, अब देखो, अब ये चुकी जा रही है यहां पश्चिम बंगाल में, उसको पहाड़ मिला, पहाड़ मिला तो क्या 150 सेंटीमीटर वर्षा कर दी। आगे गई ये पटना, पटना में पहाड़ मिलता है उसको, पटना में 100 सेंटीमीटर वर्षा कर दी। चलो भाई आगे चलो, इधर चले, इधर चले, इधर चले, इधर चले। अब उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस ओर मुड़ती हैं? दाहिनी ओर। उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ती हैं तो यहां पर क्या है? हिमालय पर्वत। तो उत्तरी गोलार्ध में चूंकि हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ती हैं, इसलिए ये किधर मुड़ेंगी? इधर, इधर हिमालय की ओर मुड़ेंगी। इसलिए शिवालिक के जो गिरिपाद है प्रदेश है वहां पर जो ये उत्तर, ये उत्तरी ये इसको दो भाग में मैं डिवाइड करता हूं। तो उत्तर का जो वो है, उत्तर का उत्तर प्रदेश है ना, नॉर्थ रीजन का जो उत्तर प्रदेश है, जो हिमालय के जस्ट पैर के पास आता है, वो रीजन पे तो वर्षा होगा। दाहिनी ओर मुड़ गई और नहीं मुड़ता सीधा चले जाता तो उसमें भी नहीं होता। दाहिनी ओर मुड़ के क्या मिला इसको? हिमालय पर्वत, इसलिए वहां पर क्या किए? वर्षा की। लेकिन यहां पर है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड यहां पर तो पहुंचा नहीं ना, ये पहुंच पाई। ये क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि इसका वेलोसिटी, जो जल ग्रहण क्षमता है, बहुत जब लंबा दूरी ट्रेवल कर लिया है और पूरी अपनी नमी को क्या किया है? पूरा गिराते हुए आ रहा है, वर्षा करते हुए आ रहा है, तो इसकी जल धारण क्षमता पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। तो ये वर्षा, ये तो बुंदेलखंड तक पहुंची ही नहीं,
ये इधर मुड़ गया और ये इधर चला गया, और ये जो है वो किधर मुड़ गई, पेरल के नियम के कारण दाहिनी ओर मुड़ गई। तो यहां पे तो वर्षा की, लेकिन बुंदेलखंड वाला रीजन पूरा सूखा हो गया, बुंदेलखंड पूरा। हाँ। हाँ नहीं नहीं खत्म हो गया ना, मतलब वो जो इसका इंटेंसिटी वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि पूरा अपने जल को गिराते, जितना दूरी तय करेगी, देखो जो नमी युक्त हवाएं हैं जितनी ज्यादा दूरी तय करके, बीच में पहाड़ तो मिलेगा ही, थोड़ा थोड़ा अपना जल को गिराते रहेंगी, तो उसका भी तो कैपेसिटी है ना, बाल्टी में से फिर थोड़ी भर दोगे उसमें पानी, उसको पूरा जल को तो क्या है गिरा चुकी है अपनी, तो उसकी जो जल ग्रहण क्षमता है वो तो खत्म हो चुकी है पूरी, तो यहाँ पर पूरा अपना जल को गिरा चुकी है, तो ये खत्म हो जाता है। अब ये मानसून खत्म, ये वाला इधर से बंगाल अरब सागर शाखा वाला खत्म यहाँ पर, अब ये वाला आएगा तो ये वाला वर्षा करेगा, वो इधर घूम गया, इधर तो मुड़ ही नहीं पाया, तो बुंदेलखंड वाला रीजन पूरा छूट सूखा है। यहाँ पर केन, चंबल सिंध बेतवा और केन है ना, तो केन बेतवा लिंक परियोजना चलाई जा रही है बुंदेलखंड को सिंचित करने के लिए। यहाँ नदियों के माध्यम से बुंदेलखंड को क्या किया जाता है, सिंचित किया जाता है। ठीक, तो ये है। अब ये इधर भी गिरा दिया, इधर भी। अब यहाँ पर प्रयागराज में जाएगा 76 सेंटीमीटर वर्षा करता है प्रयागराज में, 76 सेंटीमीटर वर्षा, और यहाँ लखनऊ में 56 सेंटीमीटर वर्षा। अब ये आगे गया, अब आगे गया, आगे कहाँ क्या मिलेगा इसको, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के पहुंचते तक हालत खराब हो गया इसका। एक तो अरावली पर्वत वाला जो ये रेंज है राजस्थान वाला, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है ना यहीं पे, ये वाले रेंज पे, तो गर्म है, धरातल बहुत गर्म है, ये नमी युक्त हवाएं आई, अब गर्मी मारा उसको, गर्मी वो और सूख गया, पहले ही सूख गया वो, क्योंकि गर्मी यहाँ पे है बहुत जबरदस्त, धरातल सरफेस गर्म है यहाँ पर, गर्म के कारण वो ऐसी सूख गया, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी तो ट्रेवल कर लिया है, यहाँ पर पूरा वर्षा करते हुए आ रहा है, तो इसकी वाटर के एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। अरावली तक पहुंचते तक फिर फुस हो गया ये। तो एक तो इधर के आया, वो भी अरावली मिला, एक गुरु शिखर में वर्षा किया, पीछे साइड गया ही नहीं, और ये भी आया, वो भी नमस्ते बोल दिया यहाँ तक। इसीलिए ये राजस्थान वाला क्षेत्र है वो क्या होता है, सूखा है, यहां पहुंचते तक सब लोग गेम ओवर हो जाता है। और राजस्थान वाला क्षेत्र गर्म भी रहता है, जिसके कारण से आधा तो नमी को वही गर्म जो रहता है वो सोख देता है, थोड़ा बहुत नमी बचा के लेकर आया है, यहीं डालूंगा करके तो सोख दिया, और वैसे भी वहां पे जाके क्या हुआ, ये इधर भी नहीं कर पाया और इधर से भी नहीं कर पाता, इसलिए राजस्थान क्या है, सूखाग्रस्त क्षेत्र। तो ये जो पूरा है ये आपका जून से लेके 15 जुलाई तक पर लगभग पूरा वितरण हो जाता है, और जून से लेके सितंबर तक इसी तरीके से क्या होती है, पूरा भारत में वर्षा होती है, जून से लेके कब तक, सितंबर तक। लाइव वालों को पूरा समझ में आया? आगे बढ़े, देखो ये हो गया जून से लेके सितंबर तक पूरा, ये पूरा मानसून का जो अरब सागर शाखा है और बंगाल की खाड़ी शाखा है, ये पूरा सिनेरियो है इसका। इस तरीके से मौसम में परिवर्तन होता है। जून से पूरा सितंबर तक का बता दिया, जून से लेके क्या सितंबर तक का ये हो गया। मैं कहां से चालू किया हूं, दिसंबर से चालू किया था ना, दिसंबर से फरवरी तक का बता दिया था पश्चिमी विक्षोभ से, मार्च से यहां चालू किया, मार्च अप्रैल मई जून, और जून से लेके सितंबर तक पूरा हो गया। अब पूरा वर्षा हो रहा है। अब क्या होगा, मानसून का निवर्तन चालू होगा। मानसून का निवर्तन मतलब मानसून का लौटना। तो यहां पर से अरावली पर्वत से अब यहां तक जो पहुंचा है वो यहीं से लौटेगा। तो दो तरीके से लौटता है, एक तो इधर से लौटता है, एक तो इधर से लौटता है। इसको मिटा दूं, देखो अब मानसून का लौटना, मानसून का निवर्तन मतलब अक्टूबर नवंबर की बात करेंगे अब अपन। तो अब क्या होगा, देखो यहां पर देखो, अब ये है अरावली पर्वत, ये दिल्ली है ना, ये छोटा सा ये दिल्ली है, ये अरावली पर्वत है। तो एक तो ये चालू जैसे गया दो साइड से ना, वैसे दो साइड से आता भी है। तो एक अरावली यहां तक पहुंचा, यहीं चालू होगा सितंबर से, लगभग सितंबर अक्टूबर में मानसून का लौटना चालू होता है सितंबर से। तो एक यहां से लौटेगा ऐसा, और एक लौटता है इधर से, उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। ये उत्तर पूर्व है तो इधर से भी लौटेगा, इधर से। अच्छा एक सेकेंड, इधर तो बताया ही नहीं जी, यहां पे इधर तो चला गया ये, अब इधर भी तो जाएगा। जो अरब, ये बंगाल की खाड़ी शाखा है वो यहां पर जाती है ये, तो बंगाल की खाड़ी शाखा, अब मेरे को ये बताओ इतना दूर से वो क्या करते आ रहा है, जलवाष्प को ग्रहण करते हुए आ रहा है ये हवा,
बहुत ज्यादा पूरा समुद्र के ऊपर से आ रही है। अब पूरा समुद्र पानी कमी तो है नहीं, पानी को पूरा एब्जॉर्ब किए हुए है। इधर तो चला गया ठीक है, लेकिन जो इधर जाएगा उसको सबसे पहले पहाड़ी कहां पे मिलेगा? गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया, उसमें भी गारो खासी जैंतिया, ये खासी पहाड़ी है वो आगे है। तो सबसे पहले कौन सा पहाड़ी मिला? खासी पहाड़ी, मासिन राम जहां पे है, तो खासी पहाड़ी सबसे पहले मिला और जबरदस्त वाटर कैरिंग कैपेसिटी है उसके पास, मतलब बहुत ज्यादा नमी को घेरे हुए। तो सबसे पहले जो पहाड़ मिलेगा उसी पे दंदना के वर्षा कर देगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले पहाड़ मिला तो जबरदस्त वर्षा किया, उसी तरीके से क्या करेगा ये, यहां पर प्रवेश करेगा तो मेघालय में खासी पहाड़ी पर जबरदस्त वर्षा करता है। इसीलिए 1080 सेंटीमीटर वर्षा करता है। देखो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मेघालय, खासी पहाड़ी। क्यों? क्योंकि बीच में पहाड़ वहाड़ कहां मिला, नमी को कहां छोड़ते आ रहे हैं, ये तो नमी को जबरदस्त ग्रहण किए। जो पहला पहाड़ मिलेगा ना वहीं पे जबरदस्त वर्षा करता है। तो यहां पर सबसे पहले खासी पहाड़ मिला, वहां पे गिरा दिया। 1080 सेंटीमीटर को भी याद रखे रहना, पीएससी पूछता है। खैर सेंटीमीटर को व्यापम तो खैर नहीं पूछेगा, मैं बता रहा हूं आपको। 1080 सेंटीमीटर वर्षा करता है, विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले। मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि क्यों होता है, आपको कहां पर होता है वो तो आप पढ़ लोगे, पेपर बुक में लिखा हुआ है वो। यहां पर देखो खासी पहाड़ी पर जबरदस्त वर्षा हुआ, खासी पहाड़ी के आगे बढ़ा। अब ये गारो खासी जैंतिया के बीच से ये इसको जब असम में प्रवेश करेगा, सुरमा घाटी से प्रवेश करता है। यूपी पीसीएस में पूछा था एक बार कि ये मेघालय के पठार में असम में किस घाटी से प्रवेश करता है, बीच में क्या पड़ती है? बोलो, अरे जोर से बोलो, बोल मैं रहा हूं 1.5 घंटे से, चुप आप लोग, बोलो जोर से। सुरमा घाटी, सुरमा घाटी से क्या किया? प्रवेश किया। अब असम में प्रवेश किया, असम में क्या मिला इसको? अब वो नदी बह रही, ब्रह्मपुत्र नदी, तो आसपास की घाटी मिली, तो वहां ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में क्या करता है? वर्षा करता है और उधर फिर निकल जाता है। तो ये हो गया पूरा क्या, ये वाला। अब देखते हो लौटता हुआ मानसून, ये हो गया पूरा। ये तो गए जाने वाला मानसून था ना, ये दक्षिण पश्चिम मानसून का ये कौन सा शाखा था? बंगाल की खाड़ी शाखा। क्यों वर्षा होता है समझ में आ गया। अब देखो आगे, अब लौटता हुआ मानसून देखना। लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून जो चालू होगा वो यहां से बताया, एक तो अरावली रेंज से चालू होगा, एक तो इधर से चालू होता है, इधर से, और एक चालू होता है इधर से। इसी को बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। इधर से चालू हुआ तब ये, हाँ अरावली से वापस नहीं आ रहा है मैडम, यहां से फिर लौटता हुआ मानसून चालू हो रहा है। ऐसा चालू हो रहा है, वापस नहीं आता वो मानसून, चालू हो रहा है लौटने वाला मानसून, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से सितंबर से स्टार्ट हुआ और उत्तर पूर्वी मानसून बोलते इसको, वही है। इधर को भी है, उत्तर पूर्व दिशा से ही आ रहा है ना, उत्तर पूर्व से आ रहा है, उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। अब यहाँ पे अरब सागर शाखा में जबरदस्त जल ग्रहण किया हुआ है, ये वर्षा है ना, तो यहाँ पर एब्जॉर्ब किया हुआ है। और सबसे पहले टकराएगा कहाँ पे? तमिलनाडु के तट पे टकराएगा। कौन सा तट है तमिलनाडु पे? कोरोमंडल तट है। तो ये सबसे पहले कहां तक आएगा? कोरोमंडल तट पे। तो अक्टूबर नवंबर के मौसम में, अक्टूबर और नवंबर, ये कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? सितंबर तक पहुंच गए थे। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, सितंबर में लौटता हुआ मानसून कब चालू होता है? सितंबर में। तो अक्टूबर और नवंबर के मौसम में कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के तट पर 250 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। 250 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, जो किसके कारण होती है? लौटते हुए मानसून के कारण। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश किया उसको तो पश्चिमी घाट रोक लिया था, इसलिए पूर्वी घाट पे वर्षा कर ही नहीं पाया था। अब ये उत्तर पूर्वी दिशा से जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प को ग्रहण किए हुए आ रहा है, वो उसको एक जगह मिलेगा। वो क्या है? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट पे अक्टूबर, ये मंथ को याद रखना, इसी को पूछा। सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर ऑप्शन में दिया रहेगा पास पास का। ऑन ऐसे याद रखना, ऑन ऑन अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में कहां वर्षा होता है? कोरोमंडल तट। कौन से मानसून से वर्षा होता है? उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होता है, ऐसे याद रखना। तो ये है आपका मानसून, यहां टकराता है, वर्षा करता है, टाटा बाय बाय बोल के चल देते हैं। ये पूरा दिसंबर से लेके नवंबर तक, देख रहे हो नवंबर आ गया। नवंबर कहां चालू किया था? दिसंबर से। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये देखो, ये जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, पश्चिमी विक्षोभ, मैं जब दिसंबर का बात कर रहा हूं ना, दिसंबर वाला पश्चिमी विक्षोभ इधर से घुसता है, इधर से ऐसे ऐसे आ रहा है, इधर से घुसा पश्चिमी विक्षोभ।
ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ठंड के मौसम में दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक वो क्या करता है, ये पश्चिमी विक्षोभ बिहार तक, पश्चिमी बिहार तक वर्षा करता है ये एक्चुअल में। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार में जो वर्षा होती है ना, वो जो गर्मी के, ये जो बरसात के मौसम में जो वर्षा हो रही है वो अरब सागर बंगाल की खाड़ी शाखा से हो रही है, दक्षिण पश्चिम मानसून के। लेकिन ठंड में भी वर्षा होती है इधर, ठंड में भी यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। तो ये जो होता है ये है क्या, हिमालय पर्वत। अब ये हिमालय पर्वत के इधर जो है उत्तर साइड, उत्तर के साइड में क्या हो रहा है, उत्तर के साइड में 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में यहाँ पर ये जो हवाएं हैं, ये वाला चीन तिब्बत इस साइड जो देश है वहां पर जो मतलब कि जो सरफेस है उससे 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में एक हवाएं उठती हैं, नीचे से हवाएं उठती हैं, ठीक है। उस हवाओं को बोलते हैं, इस हवाओं का नाम है पछुआ पवन, पछुआ पवने, इनको कहा जाता है पछुआ पवने। अब ये जो पछुआ पवने जो है वो इधर क्या होती है, धरातल से क्या 10 से 12 किलोमीटर के रेंज, क्षोभ मंडल वाले रेंज में क्या कर रही है, धरातल से क्या हो रही है, उठ रही है। अब ये कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध। तो इधर जो हवाएं उठेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ती हैं। तो इधर से उठी, अब इधर के दाईं ओर मुड़ी, इधर आ गई। अब इधर क्या मिला इसको, हिमालय डिवाइडिंग रेंज मिला। हिमालय के बगल से थोड़ा सा स्थान मिला, उसमें क्या करेंगी, तो भारत में घुस जाती है, ठीक है। अब ये हिमालय की ओर क्या कर रही है, ये इधर से इधर घुसी, तो जब ये इस साइड घुस रही है ना, एक मिनट, ये क्या चल रही है, ये जो पछुआ है, पछुआ जेट धाराएं, पछुआ जेट धारा बोलते हैं, पछुआ जेट धारा, ये क्या चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसा चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली धाराएं हैं, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर धाराएं बह रही है। अब ये जो मतलब कि हवाएं हैं वो बह रही हैं। अब सूर्य का दक्षिणायन होता है, जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तो दक्षिणायन होने के साथ सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ना चालू होती हैं, और दक्षिणायन होने के साथ अपने साथ इन हवाओं को लेके ये क्या होता है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है। सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण, सूर्य का दक्षिणायन हो रहा है, तो दक्षिणायन होने के कारण ये क्या कर रही है, इधर से हवाएं किधर प्रवाहित हो रही है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लग जाती है। तो दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर कहां घुसती हैं, ये हिमालय पर्वत वाले ये वाले रेंज पे घुसती हैं। अब चूंकि ये हवाएं इधर घुस के इधर हिमालय के पैरेलल में इधर से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने लग गई। ये ऑलरेडी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, लेकिन सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ये दक्षिण दिशा में जाके इधर से इधर प्रवाहित होने लग गई, ठीक। अब ये जो हवाएं हैं वो इधर से इधर चूंकि प्रवाहित हो रही हैं, इसके कारण ये पश्चिमी विक्षोभ वाली जो पश्चिमी से हवाएं आ रही है, नमी युक्त हवाएं, उसको अपने साथ खींच देती है, इधर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, और इधर की हवाओं को क्या किया, अपने साइड खींच दी। तो खींचने के कारण क्या कर रही है, ये पश्चिमी बिहार तक इसको लेके, मतलब पश्चिमी विक्षोभ वाली हवाओं को लेके पश्चिमी बिहार तक आती है और पश्चिमी बिहार तक वर्षा करती है। समझ में आया, नहीं आया, क्या बोल रहा हूं, पछुआ जेट धारा क्या है, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, है ना, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चलने वाली क्या है, हवाएं हैं, जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चल रही है 35 डिग्री अक्षांश तक। अब ये जो हवाएं हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चल रही हैं। सूर्य का दक्षिणायन हुआ, सूर्य का दक्षिणायन जब हुआ तो दक्षिण में चलने लगी हवाएं, और दक्षिण दिशा में आके हिमालय के इधर आके पश्चिम, ये पश्चिम से तो ऑलरेडी पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है ना, अब थोड़ा इधर आके पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लग गई, और पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण ये पश्चिमी विक्षोभ अपने साइड क्या करिए, खींच दी। तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा केवल हिमालयी राज्य में होती थी, लेकिन चूंकि ये पछुआ जेट धारा पश्चिमी विक्षोभ को खींच दी अपने साथ इधर आकर के, तो ये क्या की, खींच के इधर लाके पश्चिमी बिहार तक वर्षा करा दी थी। तो इधर वर्षा होता है, दो साइड से वर्षा होता है, इधर से भी होता है, इधर से भी होता है। तो पूछेगा सर्द मौसम में
अगर ठंड के मौसम में वर्षा होती है वो दो कारणों से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ और एक पछुआ जेठ धारा भी उसका कारण होता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ को खींच के क्या लाती है, पछुआ जेठ धारा लेके आती है। समझ में आया? तो ये पूरा मौसम का क्रियाविधि अक्टूबर नवंबर, उसके नवंबर के बाद चले जाता है। ये है पूरा। इसमें से कोई डाउट है तो पूछो। साक्षी मिश्रा, बुंदेलखंड वाला एक बार और बताओ। ये इधर जब घुसती हैं तो ये बुंदेलखंड जो है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ने की प्रवृत्ति होती है, बुंदेलखंड में नहीं पहुंच पाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है, इसलिए ये क्षेत्र जो है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है साक्षी जी, और कोई डाउट है? लाइव वालों को पूछो, आप लोगों को कोई डाउट है इसमें से? पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आया? याद रखना इसको इतना डिटेल में आपके, हालांकि अभी के पेपर में फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा आपके व्यापम में, लेकिन आप पीएससी का भी जितना बताया हूं, आप पीएससी का पिछला 10 साल का पेपर उठा के देख लेना, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे बाहर का मानसून से नहीं आएगा। और मानसून से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगर आप मैप से नहीं समझे उसको, आप जीवन में नहीं बना पाओगे फैक्ट रट के। ऐसा घुमा घुमा के सवाल पूछता है मानसून से। क्या हाँ, नहीं, इसमें नहीं लगेगा, केरल का नियम नहीं लगेगा उसमें। ठीक है, ये तो पश्चिम से पूर्व की ऐसे ही प्रवाहित हो रही है, दक्षिणायन होने के साथ सूर्य उसको कहां ले आया, दक्षिण में ले आया, तो ऐसे प्रवाहित हो रही थी और हिमालय की इधर ऐसे प्रवाहित होने लग गई, पश्चिम से पूर्व दिशा की। ठीक है, नहीं, फेरल का नियम लगेगा तब तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर मुड़ती हैं। हाँ हाँ, आप अलग से पूछना, मैं बता दूंगा आप, है ना? आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा। मैडम मोर देन सफिशियंट है, आप जो बोल रहे हैं जितना बताएं उतना ही करे तो सफिशियंट है, ये मोर देन सफिशियंट हो गया ये। हाँ, पीडीएफ में थोड़ा एक्चुअल इससे तो ज्यादा नहीं मिलेगा, यहाँ पर मानसून वाले टॉपिक में थोड़ा बहुत, उसमें बाकी टॉपिक में ज्यादा मिलेगा। लेकिन मैं आपको कल बताया ना, कल आपकी क्लास अटेंड नहीं किया क्या? कल मैं क्या बताया, मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आपका सहकारिता के लिए वो है इंपॉर्टेंट, उतना ही पढ़ना है आप, वो सफिशियंट है। नोट्स में अगर आपको ज्यादा पढ़, तो आपका कैपेसिटी है तो उसमें देख लो, नहीं तो फिर जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ना, उसमें से भी उतना ही पढ़ना जितना मैं बता रहा हूँ, वो काफी है आपके सहकारिता वाले पेपर के लिए। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूँ आपको, जितना आपको जरूरत है। चलो, नहीं तो यहां पर ना व्यापम में खाली दक्षिण पश्चिम मानसून को बता दो तो आपका हो जाएगा काम, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, फिर समझ नहीं पाओगे कॉन्सेप्ट। पूरा जनवरी से लेके दिसंबर तक का समझा है तो तब समझ में। चलो, क्लियर है इतना? चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।